स्टार्ट करो। डन। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम टू webinar going to organize from Examshala. It is a wonderful morning for us, and it is a very good opportunity for us that we all have joined this program over here. And I hope so you would be very very beneficiary part of that. And again, it is welcome to all people that you have taken time to join this program. मैं सबों का बहुत अभिनंदन करता हूँ जो भी एग्जामशाला से जुड़े हैं और ये स्पेशल कंडीशंस में वेबिनार ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इनमें पूरे के पूरे मैनेजमेंट, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन, खास करके तोमर साहब, द डायरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो उन्होंने इस चीज़ को अरेंज किया है आप बच्चों के लिए और आप लोगों के उत्थान के लिए। तो इसकी शुरुआत करने से पहले जो मैसेज आप लोगों को दी गई थी, जानकारी दी गई थी, ये टॉपिक वेबिनार का मेन मोटिव है, उद्देश्य है। इस चीज़ को स्पष्ट कर दूं कि फ्री करियर गाइडेंस बाय वेबिनार। फ्री करियर गाइडेंस ये मोटिव किसके लिए है? फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित कहा जा सकता है कि करियर ओरिएंटेशन या करियर प्रोग्राम्स है, जिसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सफलता काफ़ी लोगों को मिलती है। और एक और चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है जो अक्सर एक मिथ के रूप में लिया जाता है कि ये हिंदुस्तान की सबसे कठिनतम प्रतियोगिता परीक्षा है, वेरी टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और बार बार कहा जाता है दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। आज मैं डॉक्टर आजाद आपके सामने आया हूं कि मानव के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं। इस चीज को आप मान करके चलेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि मानव इस धरती पे एक सुपर स्पीशीज के रूप में आया है, जिसमें एक टेंडेंसी होती है, उसका एक कैरेक्टर होता है। उस कैरेक्टर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? प्लास्टिक इकोलॉजिकल बैलेंस के तहत अपने आप को ह्यूमन बीइंग एडजस्ट करता है और चीजों को क्रिएट कर लेता है। तो इस मुद्दे पे मैं बाद में बात करूंगा। मैं पहले इस मुद्दे पे आता हूं, इसकी शुरुआत करता हूं मैं आपके करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम यूपीएससी के लिए। जो दो चीजें हैं शुरू से ही आप लोग जानते रहे हैं, ये बहुत ही फैमिलियर शब्द है, ये परंपरा से चली आ रही चीजें हैं कि सफलता और असफलता के बीच में एक छोटा सा बाउंड्री लाइन है, एक छोटा सा हेयर मार्क्स है, रिमार्क्स है, जो उसको डिफरेंशिएट कर देता है, विभाजित करता है कि ये सफल है, ये असफल है। प्रतियोगिता परीक्षा में कई हजार लोग, लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सफल कम लोग होते हैं। इसके पीछे की शक्ति, राज या इसकी कला को आपको जरूर जानना होगा। बीइंग ए मेंटर, मैं इस चीज को भी लेकर के चलूंगा और ये एक मैसेज आपको दे रहा हूं, आप सभी इस चीज को जान ले। द विनर्स आर नॉट डिफरेंट, है ना, दे डू वर्क डिफरेंटली। इनके जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है। जीतने वाले कोई और नहीं होते हैं, वो जीतने वाले के काम करने का तरीका अलग होता है, जो हमेशा जीत दर्ज कराता है। और हर एक आदमी इस दुनिया में विनर है। वो डिपेंड किस चीज पे करता है कि उनके काम करने का तरीका कैसा है, उनके काम करने का मेथोडोलॉजी कैसा है, इस चीज पे निर्भर करता है। तो मैं इस चीज को प्रूव करूंगा कि कैसे आपके काम करने के तरीके को बदला जाए, आपके एप्टीट्यूड को कैसे बदला जाए ताकि आप सफलता अर्जित कर सकें। ओके, तो इसके साथ मैं शुरू कर रहा हूं। द विनर्स आर, एवरीवन इज विनर। हर एक आदमी इस धरती पे, इस दुनिया में विनर है, लेकिन उसमें विशिष्ट कौन है, उसमें सुप्रीम कौन है, जिनके काम करने का तरीका अलग होता है। इसके साथ मैं शुरू कर रहा हूं। एग्जामशाला में आप सबों का स्वागत है। और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईपीएस की परीक्षा जो हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित कहा जा सकता है, सबसे प्रेस्टिजियस प्रतियोगिता परीक्षा है। ये प्रतियोगिता परीक्षा कोई अभी की बात नहीं है। ये प्रतियोगिता परीक्षा समय अवस्था के अनुसार परिवर्तित होती रही है। इसका शुभ आरंभ या जेनेसिस की शुरुआत होती है
एंशियंट पीरियड से, मौर्यन पीरियड से शुरू होती है। और मौर्यन पीरियड में इस प्रतिस्पर्धा परीक्षा को हम लोग जानते थे उपधा, कंपटीशन का नाम था उपधा, दैट वाज द मेजर कंपटीशन एट दैट टाइम। और उसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लोग शुरू होते थे, पार्टिसिपेट करते थे, और उसी समय से ही ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। लेकिन मुगल आए, मुगल के बाद सल्तनत काल के लोग आए, डिफरेंट आए, डिफरेंट पीरियड, डिफरेंट हिस्टोरिकल प्रोसेस चेंज हुआ, और फाइनली जब ब्रिटिश रूल इंडिया में आता है, ये 200 साल तक सिस्टम चलने के बाद भी एक सिस्टम चेंज होता है, तो फिर सिविल सर्विसेज के रूप में एक कहा जा सकता है कि इसकी एक ख्याति, एक एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। और इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जिस चीज की वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया गया है, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज परीक्षा जो मुख्य रूप से मैं बात करने जा रहा हूँ, 221, 222 की प्रतियोगिता परीक्षा की बात है। इसमें एक और चीज पे मैं ध्यान देना चाहूंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कंपटीशन का डेट चेंज हुआ है, खास करके अक्टूबर में कर दिया गया है इस प्रतियोगिता परीक्षा का, तो कंप्लीट कहा जा सकता है कि एक सेशन मिल गया है उन बच्चों को जो बच्चे पूरी तरह से रेडी थे एग्जामिनेशन देने के लिए, जो बच्चे पूरी तरह से रेडी थे कि एग्जामिनेशन देंगे लेकिन कुछ कमी बेशी है, और एक ऐसा भी ग्रुप था जो यस और नो में था कि परीक्षा दूं या ना दूं, और परीक्षा दूं तो कैसे दूं, तैयारी कैसे हो, ये सारी चीजें थी। लेकिन अब एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि आपके पास करीब करीब 2500 घंटे का वक्त है, मैं बताऊंगा कैसे, और आपके पास 8 से 8.5 महीने का वक्त भी आपके पास है। तो इस सेशन के अंतर्गत उस चीज की चर्चा करूंगा। तो आइए पहले मैं शुरू कर देता हूं कि हाउ टू क्रैक, टर्म क्या यूज हो रहा है, हाउ टू क्रैक, सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा को कैसे क्रैक किया जाए। और यहाँ पे मैं एक चीज अमेंड करना चाहूंगा, वो क्या करना चाहूंगा कि पहली बार में ही कैसे इसे क्रैक किया जा सकता है। क्योंकि अगर पहली बार में क्रैक आप करते हैं तो कोई एक नई चीज नहीं है, ऐसी संख्याएं कम हैं, परसेंटेज उनका 5 to 7% है, लेकिन बच्चे कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप भी उस प्रतिस्पर्धा परीक्षा को आप भी क्रैक कर सकिएगा। तो इसके तहत जो सबसे प्रेस्टिजियस चीज सामने आता है, जो पद मिलते हैं, उसमें कहा जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसको आईएएस के नाम से जानते हैं। उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इसको भारतीय विदेश सेवा के नाम से जाना जा सकता है। तीसरी जो बहुत बड़ा पद माना जाता है, ये पुलिस सेवा के लिए है। इसी तरह से अकाउंट ऑडिट, कुल मिलाकर के देखा जाता है तो कई हैं सर्विसेज, इसमें सभी ग्रेड 1 की परीक्षाएं, या कहा जा सकता है क्लास 1 सर्विसेज के रूप में आंकी जाती है या मानी जाती है। यहाँ पर एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, जिसके लिए आप सभी एकत्रित हुए हैं, सभी आपके साथ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको ये चीज बताना चाहूंगा, पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस वेबिनार में एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, और वो उसकी क्लैरिटी में जिस चीज पे आप ध्यान देंगे वो यह ध्यान देंगे कि ये प्रतियोगिता परीक्षा, इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ एटीट्यूड। इट इज एग्जामिनेशन ऑफ एटीट्यूड। ये क्या है, एक एग्जामिनेशन आपके एटीट्यूड का है। इस एग्जामिनेशन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये आप जानना चाहिएगा कि आपके एटीट्यूड की है। एटीट्यूड का मतलब है कि आपका थॉट प्रोसेस, आपका विचार, आपका कहा जा सकता है आपका किस चीज के प्रति कितनी ज्यादा उत्सुकता है, या क्या एक आपका माइंड सेट तैयार हो गया है। इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नजर आती है, एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, आपका कैरेक्टर, है ना। आपका कैरेक्टर के साथ साथ आपका बिहेवियर भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है। तो जिस इंसान ने एक पहली बार ये सोचा कि हमें आईएएस की प्रतियोगिता परीक्षा देनी है, तो एक बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज शुरू होता है उसके माइंड में। क्योंकि इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हर आदमी नहीं तैयार होता है, कुछ एक सर्टेन ग्रुप है, कुछ एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो तैयार होता है इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। और इसका इम्पैक्ट कई चीज से पड़ता है, या तो वहां पर का इन्वायरमेंट वैसा हो जिससे वो प्रभावित होता है, इन्वायरमेंट वहां पे वैसा हो, या फिर ऐसा होता है कि कोई उसके मेंटोर मिल जाते हैं, या फिर कोई उसके टीचर मिल जाते हैं, या फिर उस आदमी में खुद से ही उत्सुकता होती है कि इतने बड़े पावर को, इतने बड़े पद को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। और भारत की परंपरा में 3 ही अहम पद हैं
जिसको सारे लोग इस भारतवर्ष में जानते हैं। जो सबसे बड़ा पहला पद होता है वो प्राइम मिनिस्टर के नाम से लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री। जो दूसरा सबसे बड़ा पद होता है वो चीफ मिनिस्टर के लोग से जानते हैं, मुख्यमंत्री। और जो तीसरा सबसे बड़ा पद होता है वो कलेक्टर के नाम से लोग जानते हैं उसको। ये 3 टर जो लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, 3R जो लगा हुआ है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। ये बहुत बड़ा चीज है, ये बहुत बड़ी कहा जा सकता है कि एक एडिशनल पॉइंट है जो लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो जो कलेक्टर का पद है ये बहुत इंस्ट्रूमेंटल और बहुत पावरफुल पद है। ये मौर्य काल से लेकर के, मेडिवल काल से लेकर के वर्तमान समय तक ये पद बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल है। और ये एक ऐसा पद है जिससे कंप्लीट सोसाइटी का उत्थान, सोसाइटी का डेवलपमेंट, समाज का उत्थान, समाज का विकास, कंट्री का विकास, कंट्री का डेवलपमेंट, ये सारी की सारी चीजें पूरी तरह से इसी चीज के ऊपर में पूरी तरह से निर्भर करती है। दैट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट। ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट पहलू नजर आता है, जिसको कह सकते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा योगदान पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था को डेवलप कराने में, सुचारू ढंग से चलाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसीलिए बहुत बार इसे कहा जाता है कि दिस इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल। इसकी संभावनाएं बहुत कम होती है, बहुत मुश्किल काम है इस प्रतियोगिता परीक्षा में पास करना। लेकिन यहां पर एक चीज मैं करने आया हूं, अनप्रेडिक्टेबल को मैं प्रेडिक्टेबल में कन्वर्ट करने आया हूं। अनप्रेडिक्टेबल को मैं प्रेडिक्टेबल में कन्वर्ट करने आया हूं। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या है? कोई इसकी निश्चितता नहीं है। लेकिन मैं ये दावा करता हूं, मेरे अपने 10 साल से ज्यादा के लंबे अनुभव पे 100 से ज्यादा सिविल सर्विसेज प्रॉपर आईएएस में बच्चे आए हैं और अनगिनत बच्चे स्टेट सर्विसेज में आए हैं, जहां पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, जहां पे मैंने परिश्रम कर करके बच्चों को सफलता दिलाई है, उसमें अनप्रेडिक्टेबल को ऑब्सोलेट किया जाता है, नकारा जाता है। एंड दिस इज द मोस्ट, मेरी बात को बहुत अच्छे से याद कर लेना, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन एंड पेपर भी लेकर के आप लोग प्लीज बैठ जाइए। दिस इज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन इन इंडिया कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। ये हिंदुस्तान की मोस्ट प्रेडिक्टेबल प्रतियोगिता परीक्षा है, जिसको कि 100% कंप्लीट किया जा सकता है। इस चीज को मैं प्रूव करना चाहता हूं, और जिस प्रैक्टिकल अप्रोच से लेकर के चलूंगा, जो टीम लेकर के चलेगी, इसको 100% प्रेडिक्टेबल अपने रूल से लेके चलेगी। इसमें कभी भी कहीं भी शक सुबह संदेह होगा तो उसकी जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो दिस इज द मोस्ट। अब अगर आज के बाद से आपसे सवाल पूछा जाए या किया जाए, तो पूरे डिस्कशन के बाद आप इस निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेंगे कि वेदर दिस इज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन इंडिया और नॉट। ये हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल एग्जामिनेशन है या नहीं है, इसकी जानकारी पूरे डिस्कशन के बाद मिल जाएगी। तो इस पॉइंट को भी नोट कर ले। जैसा कि अमूमन कहा जाता है कि दिस इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री, डोंट थिंक अबाउट दैट। इसके विषय में आप सोचो नहीं, इसके विषय में विचारो मत। इसकी प्रिपरेशन में बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये भी विडंबना को खत्म करूंगा, समाप्त करूंगा। इसकी परीक्षा प्रतियोगिता के लिए अंग्रेजी जानना अनिवार्य है, इस विडंबना को भी मैं समाप्त करूंगा, इस मिथ को भी तोड़ूंगा मैं, और इस चीज को प्रेडिक्टेबल के रूप में मैं कहूंगा। और इसीलिए एक जो पहले कोटेशन मैंने कहा है कि जीतने वाले कोई और नहीं होते हैं, वो जीतने वाले के काम करने का तरीका अलग होता है, उनका एटीट्यूड अलग होता है, व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। इसलिए वो हमेशा क्या देखते हैं, वो हमेशा जीत अर्जित करते हैं। वो क्या देखते हैं हम लोग कि जीत पूरी तरह से हासिल करते हैं। तो इसकी चर्चा हम करते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों, कारण क्या है कि वो जीत लेते हैं, क्या होगा कि वो क्या कारण है कि उनको उनकी जीत हासिल करने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पे सामने में नजर आती है। इसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं और इसमें चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के सभी ग्रेजुएट जरूर होंगे जो इस वेबिनार में शामिल हुए हैं, या फिर जो ग्रेजुएट नहीं भी है, अंडर ग्रेजुएट भी हैं, उनके लिए भी ये चीज सामान्य तौर पर इक्वली कहा जा सकता है फ्रूटफुल साबित होगी। इसकी चर्चा करने हम अब शुरू करते हैं, मुद्दे से आते हैं कंडीशंस।
यूपीएससी इज एन एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। इसको लिख जरूर लीजिएगा। ये यूपीएससी जो प्रतिस्पर्धा परीक्षा है, प्रतियोगिता परीक्षा है, ये मुख्य रूप से एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के ऊपर में आधारित है। एप्टीट्यूड एटीट्यूड क्या नजर आता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अभी तुरंत आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एटीट्यूड एप्टीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड यह है कि आप अभी वेबिनार में शामिल हो चुके हैं, ये आपका एटीट्यूड शो करता है। आप चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा को हम क्रैक करें। दिस इज योर एटीट्यूड, दिस इज योर एटीट्यूड। और एप्टीट्यूड क्या होगा कि आप मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसे व्यवहारिकता में लाएंगे। दिस इज योर व्हाट वी कैन से दैट। एटीट्यूड के बाद एप्टीट्यूड होगा। किसी बच्चे की भाषा मराठी होगी, किसी बच्चे की भाषा गुजराती होगी, किसी बच्चे की भाषा उर्दू होगी, हिंदी होगी। ये सभी के सभी भाषा के लोग होंगे, लेकिन उद्देश्य सबों का क्या होगा? आइडिया किसका क्या होगा? यूपीएससी की प्रतिस्पर्धा परीक्षा को पास करना। दिस इज द वन सिग्निफिकेंट पॉइंट यू हैव टू कंसीडर ओवर हियर। सेकंड थिंग, ये हिंदुस्तान की एक ऐसी प्रतिस्पर्धा परीक्षा है, आजादी के बाद से ये परंपरा जो चल पड़ी है, 70 साल से ज्यादा की अवस्था हो गई है। यही एक हिंदुस्तान की ऐसी प्रतिस्पर्धा परीक्षा है जिसकी डेट और तिथि को निश्चित कर लिया जाता है। मैं कहूंगा सुनिश्चित कर लिया जाता है 1 साल से ज्यादा से पहले, यानी 2 साल के लिए इसका पद, इसका डेट, इसका प्रोविजन, इसका सिस्टम, इसकी रैंकिंग, इसमें पोस्ट, सारी चीजें निश्चित कर दी जाती है। और ये परीक्षा प्रतियोगिता कभी भी चेंज, इसका टाइम कभी भी चेंज नहीं होता, इसका शेड्यूल कभी भी चेंज नहीं होता। इसके द्वारा जो बनाए गए, कहा जा सकता है शेड्यूल है, या बनाई गई जो तालिकाएं हैं, उसमें कभी भी अब तक परिवर्तन नहीं हुआ है। यह पहली बार या दूसरी बार ऐसी समस्या आई है कोविड सिचुएशंस का कि इसकी डेट में रद्दोबदल किया गया। और जो चेंजेस भी किए गए हैं, बच्चों को इतना एम्पल टाइम दिया गया है कि बच्चे को जस्टिफाई किया जा सकते। हो सकता है किसी के घर में कोई घटना घटी हो, ये एक बहुत बड़ा पेंडेमिक के रूप में सामने आया है, बहुत लोग बहुत सारे व्यवस्था से, कहा जा सकता है, उब से गए हो, परेशान हो गए हो, डिस्ट्रैक्शन आया हो। इसीलिए सरकार ने क्या किया है? अक्टूबर मंथ को निश्चित किया है, जो जून में परीक्षा होने वाली थी। दिस इज द वन सिग्निफिकेंट पॉइंट ओवर देयर। और अब तक ये प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा परीक्षा कभी क्रैश नहीं की, कभी भी फेल नहीं हुई है, कभी भी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ, कभी भी कंट्रोवर्सी जैसी चीज नहीं हुई। और एक चीज नोट कर लेंगे आप लोग, व्हाट इज इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट? 2013 के बाद this UPSC examination has been technically, then we can say that very sound and developed part of that। 2013 के बाद इसमें तकनीकी रूप से, शोध के रूप से, व्यवस्था के रूप से, लोगों के माइंडसेट के रूप से और कंट्री के डाइवर्सिफाइड रूप से इस प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा परीक्षा को एक रैशनल, एक कहा जा सकता है कि एक रैशनल अप्रोच दिया गया है, या कहा जा सकता है कि एक बिना पक्षपात से परे एक व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें हर संप्रदाय, हर जाति, हर वर्ग, हर जेंडर के लोगों को एक समान रूप से अधिकार मिले। यहां तक कि फिजिकली चैलेंज से लोग से लेकर डिफ डम तक भी लोग यूपीएससी की प्रतिस्पर्धा परीक्षा में पार्टिसिपेट करते। तो इट इज अ यूनिक कंपटीशन इन द वर्ल्ड, इन इंडिया कंट्री एट ऑल। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर गोइंग टू द 3 स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, यही हिंदुस्तान की एक ऐसी प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा परीक्षा है जिस प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा परीक्षा में एक पैरामीटर सेट किया गया है, एनी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। यानी कोई भी ग्रेजुएट हो, केवल क्या है अर्हता, एलिजिबिलिटी क्या है? सिर्फ ग्रेजुएट हो। और ग्रेजुएट के साथ में भी एक सबसे बड़ी बात कही गई है कि सिर्फ पास हो, यानी कि 33% मार्क्स उसे मिल जाएं, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी का, यानी कहा जा सकता किसी भी देश के भूभाग से वो आदमी हो, केवल उसे कहा जा सकता है ग्रेजुएट होना चाहिए। ये कतई क्राइटेरिया नहीं फिक्स है कि आप आईआईटी के हो, आप मेडिकल के हो, आप साइंटिस्ट हो, आप जेएनयू से हो, आप किसी मिशन स्कूल से, किसी पब्लिक स्कूल से नहीं, किसी अमीर वर्ग से हो, किसी गरीब वर्ग से हो, किसी अन्य भाषा से पढ़ते हो, नहीं। इसको एक यूनिफॉर्म पैटर्न दिया गया, एक यूनिफॉर्म स्टाइल दिया गया है, जिससे इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि वास्तव में
जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, जहां पर इक्वलिटी की समानता की बात कही जाती है, जहां पे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और कहा जा सकता है कि जस्टिस की बात कही जाती है, वहां सभी लोग एक बराबर एक तराजू में तुले हुए। क्यों? क्योंकि वो मानव, और धरती पे जितना भी मानव है वो एक सुपर स्पेशस है। तो एक कंडीशन तो आप समझ गए होंगे, एक बहुत बड़ा मिथ है, यहाँ पर यह चीज पूरी तरह से नलिफाई हो जाता है टेक्निकली, कि आप किसी इंग्लिश स्कूल से हो, आप मैथमेटिक्स से हो, आप आर्ट्स से हो, साइंस हो, इट हार्डली मैटर्स टू एनीबॉडी एल्स। ये किसी के लिए भी किसी चीज को नहीं बताता है। ये कहता क्या है? क्योंकि हिंदुस्तान के टीचिंग पैटर्न में 3 स्ट्रीम डाले गए। जो पहला स्ट्रीम है हिंदुस्तान के, अगर टीचिंग पैटर्न की बात कहा जाए तो वहां पे 3 स्ट्रीम डाले गए हैं हिंदुस्तान के एजुकेशन पैटर्न पे। जो सबसे पहला स्ट्रीम है जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमैनिटीज। जो पहला स्ट्रीम है उसको कहते हैं हम लोग ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज। जो दूसरा स्ट्रीम है उसको क्या कहते हैं? साइंस। और जो तीसरा स्ट्रीम है उसको हम लोग कहते हैं कॉमर्स। ये पूरा के पूरा मेरे हम लोगों के हिंदुस्तान के एजुकेशन पैटर्न का पूरा के पूरा ये मेथडोलॉजी। और इस स्ट्रीम से कोई भी बच्चा केवल पास हो जाता है, किसी भी ग्रेजुएशन, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट अगर हो जाता है, उसको कहा जा सकता है कि एलिजिबिलिटी साबित कर दी जाती है कि आप यूपीएससी की प्रतिस्पर्धा परीक्षा में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक कॉमन सी चीज आप समझ गए। प्लस वो कंट्री के हर एक भूभाग का आदमी है। इसका मतलब क्या है कि कोई अगर आईआईटी से है, या फिर कोई एमबीबीएस अगर डॉक्टर है, या फिर कह सकते हैं कोई कैट मैनेजमेंट किया हुआ है, या फिर कह सकते हैं कोई आदमी किसी और भी प्रोफेशनल कोर्स से पास है, लेकिन कंडीशंस क्या है, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो अपने आप में, उन सबों के लिए एक यूनिफॉर्म पैटर्न लागू कर दिया गया है। और ये इस चीज को प्रदर्शित करता है कि चाहे एक गांव के रूरल बैकग्राउंड का बच्चा हो, या फिर दिल्ली के पब्लिक स्कूल का हो, या दिल्ली के आईआईटी जेएनयू का हो, चाहे कहीं का भी बच्चा हो, दोनों का जो मानसिक स्तर है, जो मेंटल लेवल है, जो मेंटल मेकअप है, मानव द्वारा, नेचर द्वारा सिमिलर, एक बराबर डिजाइन किया गया है, बराबर डेवलप किया गया है। और इसलिए सभी लोग इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले सकते हैं। दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता सामने निकल करके आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है इस प्रतियोगिता परीक्षा में, जो मेजर मोटो या मूट पॉइंट नजर आता है, कि कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। क्योंकि होता क्या है कि जो बहुत टैलेंटेड +2 में होता है, या फिर कहा जा सकता है उसके आसपास होता है, होता क्या है, भारत की जो अभी स्थिति है, जो स्टैटिस्टिक्स बताता है, या तो वो इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, या फिर वो क्या देखते हैं, मेडिकल में चले जाते हैं, या फिर वो बीबीए में चले जाते हैं, या बहुत कुछ है, फैशन डिजाइनिंग में चले जाते हैं, या कुछ ऐसी है कोर्स। और इसमें जाने वाले की संख्या 5 से लेकर 10% ही होती है। लेकिन जो मेजोरिटी पीपल है वो कहाँ पहुंच जाते हैं? कंपीट नहीं कर पाने के बाद वो बीए ग्रेजुएशन करना शुरू करते हैं। और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर क्या होता है, कुछ जॉब नौकरी नहीं मिलती है तो वो क्या कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, फिर कोई बीएड कर लेते हैं, और इस तरह से क्या देखते हैं, नौकरी की तलाश में भटकते होते हैं। एक समय आता है कि पूरा वक्त बीत जाता है और अपने सही दिशा को, सही क्षमता को, सही एनर्जी को, सही कैपेसिटी को वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे जो सबसे बड़ा शॉर्टकमिंग्स कारण क्या नजर आता है कि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलना, उनकी सही कहा जा सकता है मेंटरिंग नहीं हो पाना। ये एक सबसे बड़ा शॉर्टकमिंग से जो चीजें सामने नजर आ, जबकि उनकी मानसिक क्षमता, मेंटल कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और कहा जा सकता है टैलेंट एक है। यूपीएससी बहुत ही स्पष्ट भाषा में एक चीज बताता है, अपने कंप्लीट कहा जा सकता है मोडस ऑपरेंडी में कहता क्या है, आई वांटेड ए नॉलेजेबल पर्सन। कहता क्या यूपीएससी? यूपीएससी क्या कहता, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक नॉलेजेबल आदमी चाहता है। नॉलेजेबल आदमी का मतलब है एक सामान्य ज्ञान वाला, एक सामान्य सूझबूझ वाला व्यक्ति हमें चाहिए, जो किसी भी आपदा की स्थिति में उसके डिसीजन लेने की क्षमता बहुत स्ट्रांग हो। हमें ऐसे आदमी की जरूरत, हमें इंटेलेक्चुअल की जरूरत नहीं, हमें वॉरिशस रीडर की जरूरत नहीं है, हमें टैलेंटेड की जरूरत नहीं है, हमें एक नॉलेजेबल आदमी चाहिए। और नॉलेजेबल आदमी की परिभाषा को परिभाषित करना कठिन कार्य है,
क्योंकि कोई उसका डेफिनेशन नहीं होगा, लेकिन उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि वैसा व्यक्ति जो किसी भी एक्सीजेंसीज में, किसी भी इमरजेंट कंडीशन में एक सही निर्णय ले, एक सही डिसीजन ले। और एक ब्यूरोक्रेट का जो सबसे बड़ी भूमिका नजर आती है कि वो सही समय में किस प्रकार से डिसीजन ले। आपके सामने बहुत ही जीता जागता छोटा सा एग्जाम्पल नजर आ रहा है। इस पेंडेमिक के कंडीशंस के लिए कंडीशंस देख लीजिए। इस पेंडेमिक कंडीशंस में सारी की सारी जिम्मेवारी क्या दे दी गई है वर्तमान समय में? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। क्योंकि प्रधानमंत्री किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, किसी भी सूबा को, किसी भी क्षेत्र को नियंत्रित नहीं कर सकता है। अगर वो नियंत्रित कर सकता है तो एक कलेक्टर ही उसको नियंत्रित कर सकता है। देख सकता है तो वही देख सकता है, और किस सूझबूझ से इस चीज का परिचय लेगा, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट चीजें सामने नजर आती है। इसलिए मैं एक चीज को बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बहुत पब्लिक स्कूल से आप पढ़े हैं, आप शहर से पढ़े हैं, गांव से पढ़े हैं, आप कहां से पढ़े हैं, इट हार्डली मैटर्स टू एनी अदर एल्स। आप अमीर हैं, गरीब हैं, किस जाति के हैं, जनजाति के हैं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मेल है, फीमेल है, इससे अगर लेना देना है किसी चीज का तो आप एक ह्यूमन बीइंग हैं। दैट इज व्हाई दिस हैज बीन ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड, दिस इज ब्यूटीफुली डिजाइन्ड ओवर देयर। यहां पर एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्रतियोगिता परीक्षा को जो डिजाइन किया गया है, इसमें 3 स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन की पद्धति है वो पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को 3 स्टेजेस में संपादित किया जाता है। तो एक सबसे बड़ी चीज क्या नजर आती है, जो अभी भी मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं टीचर्स के ऊपर, फैकल्टी के ऊपर, लेकिन एक चीज मैं दर्शाना जरूर चाहूंगा, जो टीचर भी इसमें शामिल होंगे, जो ट्रेनर या मेंटर भी शामिल होंगे इसमें, एक चीज मैं दर्शाना चाहूंगा उनको, वो यह दर्शाना चाहूंगा कि इसके पीछे रीजंस जाने कि ये एग्जामिनेशन 3 स्टेज में क्यों रखी गई। दिस इज वन थिंग यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड। क्या कारण है कि इसको 3 स्टेज में इस प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा परीक्षा को रखा गया? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण क्या है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन जो लिया जाता है, जिसको कहते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात की जाती है। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्या होता है, ये 200 नंबर का होता है, 200 मार्क्स के होते हैं। और इस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के साथ में एक और चीज मैं बताऊं आप लोगों को, इस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के साथ एक और एग्जामिनेशन होता है जिसको कहते हैं CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और इस कंडीशंस में इसमें सिर्फ कहा जा सकता है एक नेचर है जिसको क्वालिफाइंग नेचर कहा जाता है, और इस परंपरा की शुरुआत देखते हैं 2013 से की गई थी। और इसका सिर्फ नेचर क्या है, क्वालिफाइंग नेचर। और क्वालिफाइंग नेचर के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था, वो कारण क्या था, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपकी एक सामान्य मानसिक कैपेबिलिटी को ट्रेस किया जाए कि आप कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है किसी चीज को आप कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं या नहीं। कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें लिख करके आपको दी गई हैं, लिख करके देने का मतलब अगर कोई चीज है तो उसको आप कॉम्प्रिहेंड करके निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं या नहीं, ताकि आप डिसीजन मेकिंग आप उस पर कर सकें। तो ये सामान्य स्तर पे ये प्रैक्टिस कराया जाता है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप होते हैं, कोई मैसेज आपके पास आता है गवर्नमेंट का, आप कॉम्प्रिहेंड करके इमीडिएट निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं या नहीं पाए, ये स्तर को देखा जाता है कि बच्चे में होना जरूर। उसके बाद क्या है, स्किल डेवलपमेंट। स्किल का मतलब क्या होता है, प्रोफिशिएंसी। किसी एक क्षेत्र में या किसी एक चीज की एक विशेषता है कि नहीं, कि आप उसको निपुणता से चीजें कर लेंगे। क्योंकि है क्या कि बहुत सारी चीजें जो आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है, थ्योरेटिकल होती है, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं तो वो क्या चीज नजर आ जाती है, वो चीजें प्रैक्टिकल नजर आती है। तो प्रैक्टिकल तब नजर आती है, प्रैक्टिकल का निवारण तब होता है जब आपको इंटरफेस करना पड़ता है, जब आपको मुकाबला करना पड़ता है। तो इसी को कहा जाता है कि आदमी का स्किल डेवलपमेंट कैसे डेवलप हो सकता है। फिर क्या है, लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी। या एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें आपके सामने है, बहुत सारी चीजों को पढ़ करके आप निष्कर्ष निकाल सकिए, जो एक बेसिक आदमी की जो मेंटल कैपेबिलिटी या कैपेसिटी होती है, आप उसको जान सकते हैं या नहीं। चौथी चीज क्या नजर आती है, डिसीजन मेकिंग। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है कि जब तक से आपके पास डिसीजन मेकिंग नहीं होगा तब तक आप किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। आप यहां तक कि आप चल भी नहीं सकते हैं अगर आपके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो। आपको कोई भी डायरेक्शन भी नहीं मिल सकता है जब तक से आपके अंदर डिसीजन मेकिंग क्षमता नहीं हो।
और फिर डाटा इंटरप्रिटेशन कैलकुलेशन है, ताकि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं तो 1 बिलियन और 10 बिलियन या ट्रिलियन में कितने शून्य होंगे, और ये बात अभी चर्चा का विषय है, आप जान सके कि कम से कम 1 करोड़ में कितने शून्य होंगे, 10 करोड़ में कितने होंगे, ये कैलकुलेशन आपको आना जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों पे दस्तखत करना होगा। ये नेचर क्या है? ये नेचर पासिंग नेचर का है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि आईआईटी वाला तुरंत सॉल्व कर देगा और जो एक सिंपल बीए पास है लड़का नहीं सॉल्व। ये सामान्य बुद्धि की चीज है, जो जानकारी चाहिए, ये बेसिक चीजें चाहिए, और ये बेसिक चीज पूरे हिंदुस्तान के बच्चों का ये मानसिक लेवल जरूर चाहिए। जो दूसरी चीज मैंने बताया आपको, वो क्या होता है? प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मैं फिर से थोड़ा पीछे वाले स्लाइड पे आ रहा हूँ। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की जब बात करते हैं हम लोग, इसमें सबसे बड़ी चीज जो आप लोगों को जाननी होगी, या फिर जो मेंटर भी मेरे वर्कशॉप को देख रहे हैं, वेबिनार को देख रहे हैं, एक चीज को जानना पड़ेगा कि ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रखा क्यों गया है, इसका नेचर क्या होता है, ये जानना आपको होगा। इसका नेचर क्या होता है, इसका कैरेक्टर क्या होता है। ये नेचर और कैरेक्टर क्या होता है। सामान्य रूप से आप लोग ये मान के चलते हैं कि एमसीक्यू आता है। नॉर्मली क्या देखते हैं? एमसीक्यू सवाल होते हैं, जिसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, किसी एक को आपको टिक आउट करना होता है। लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश नहीं किया होगा इसके पीछे रीजंस क्या है, इसके पीछे फैक्टर्स क्या है। और ऐसे ऐसे जो यूपीएससी की परीक्षा प्रतिस्पर्धा में 2013 से जो ट्रेंड बना हुआ है, इसमें कई नेचर बने हुए हैं, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड होता है, जिसमें क्या देखते हैं मैचिंग होता है, जिसमें क्या देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। ये ऐसा इसलिए किया गया है कि हाउ एक्यूरेट यू आर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नजर आती है? हाउ एक्यूरेट, यानी आप कितना ज्यादा एक्यूरेट हैं, आपकी एक्यूरेसी की परीक्षा ली जाती है कि वेदर यू आर एक्यूरेट और नॉट। सेकंड थिंग ये कहा जाता है एक्यूरेट के साथ साथ आपको फैक्ट की जानकारी है या नहीं। अगर ये दोनों चीज की जानकारी है तो फिर देखा ये जाता है कि ये इफिकेसी है कि नहीं। इफिकेसी का मतलब क्या होता है कि निश्चित समय में आप इस चीज को करेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और ऐसा इसलिए है कि आदमी कभी भी लापरवाह नहीं हो, उसका अप्रोच लैकलस्टर नहीं हो। ये कंडीशन वही है जब आप एटीएम में आप अपना पैसा निकालने जाते हैं, तो आपके पास आता है आपका पिन नंबर डालने के लिए। आपके पास अगर 4 डिजिट पिन नंबर है, अगर एक भी पिन आपने गलत डाला तो क्या देखते हैं, पैसे आपके नहीं निकल पाते। तो यहां पर आप क्यों एक्यूरेट हो, लेकिन एग्जामिनेशन में आप क्यों नहीं एक्यूरेट होते? ये आपके एटीट्यूडनल बिहेवियरल चेंज है, जिसको ठीक करना जरूरी होगा इस प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक पार्ट ऑफ दैट। और यूपीएससी चाहता है कि प्रीलिम्स की परीक्षा में वैसे ही कैंडिडेट आए जो पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हैं, और वो समझते हो कि जानना किस चीज को चाहिए, किस चीज को नहीं जानना चाहिए, फैक्ट क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कंडीशंस क्या नजर आता है, ये मेंटल लेवल को टेस्ट करते हैं। और मेंटल लेवल में क्या देखते हैं? आपके बिहेवियर को टेस्ट करते हैं। क्या आपके बिहेवियर में एक्यूरेसी है या नहीं, आपके बिहेवियर में चपलता चतुरता है या नहीं है, आपके बिहेवियर में अलर्टनेस है या नहीं। अगर ये अलर्टनेस अगर नहीं होगा माइक्रो लेवल का, तो आप इमेजिन करो ना कि हर एक एरोप्लेन का पायलट क्या करेगा, एरोप्लेन को क्रैश कर देगा। क्योंकि जब एरोप्लेन को वो लैंड करता है, एरोप्लेन को जब लैंड करता है, तो उसको सिर्फ एक पतली सी रेखा ही नजर आती है, एक्यूरेसी। और अगर वो एक्यूरेसी को नहीं मेंटेन करेगा तो वो सफल नहीं हो सकता। तो दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पॉइंट। आपका माइंडसेट को टेस्ट किया जाता है कि व्हाट वे यू शुड हैव टू डेवलप एंड डिजाइन योरसेल्फ टू मेक द थिंग फॉर द एक्यूरेट पर्सन। किस प्रकार से आप होते हो। जो दूसरा आजकल एक बहुत बड़ा चलन हो गया है, दूसरा जो चलन हो गया स्टेटमेंट बेस्ड। 3-4 स्टेटमेंट होते हैं, और 3-4 स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन होता है 1 इज करेक्ट, फिर होता है कि नहीं जी 2 इज करेक्ट, फिर है 1 and 2 3 इज करेक्ट, लाइक दिस। ये कंडीशंस क्या है? डिफरेंट सिचुएशंस आर गिवन टू यू, और सिचुएशंस देने के बाद आपको निष्कर्ष पे पहुंचना है कि विच इज द करेक्ट 1 2। सो व्हाट इज दैट? इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन योर मेंटल टफनेस, योर मेंटल एक्यूरेसी बीइंग टेस्टेड टू यू। और ये आपकी मेंटल एक्यूरेसी को पहले स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में टेस्ट कर लिया जाता है। दिस इज द मेन मोटिव बिहाइंड दैट। उसके बाद क्या ये करते हैं
कि इसकी मेंटल एक्यूनेस, शार्पनेस, कंसंट्रेशन, एनालिटिकल कैपेसिटी, ट्रेस हो गई। अब जो मेंस एग्जामिनेशन है, मेंस एग्जामिनेशन होता क्या है कि मेंस एग्जामिनेशन में हमेशा बात है कि 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर जो होते हैं, उस 4 पेपर की जो विशेषता क्या नजर आती है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 की जब बात करते हैं तो उसमें जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 क्या देखते हैं, उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कल्चर है, सोसाइटी है, फिर पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, आईआर है, फिर क्या देखते हैं, साइंस एंड टेक है, इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, फिर इथिक्स है, इंटीग्रिटी है। ये चारों के चारों सेक्शंस उसमें डाले गए हैं। ये चारों के चारों सेक्शंस डाले गए और ये चारों जो सेक्शंस उसमें डाले गए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, उसकी विशेषता क्या नजर आती है, उसकी विशेषता क्या नजर आती है, जो तीनों डिसिप्लिन मैंने बताया आपको कि हिंदुस्तान का जो एजुकेशन पैटर्न है ये 3 डिसिप्लिन पे टिका हुआ है। इस तीनों डिसिप्लिन में क्या देखते हैं, ह्यूमैनिटीज है, इसमें क्या देखते हैं हम लोग, साइंस है, इसमें क्या देखते हैं, कॉमर्स है। और ये तीनों के तीनों जो सेक्शंस हैं, ये तीनों की तीनों सेक्शंस क्या देखते हैं, आपस में पूरी तरह से इंटरलिंक्ड है, या आपस में कह सकते हैं हम लोग कि आपस में इंटरडिसिप्लिनरी कहा जा सकता है, इंटरडिसिप्लिनरी अंत विषयिक चीजों के साथ ये चीज पूरी तरह से जुड़ी हुई है। और ये जो चीज इसके साथ में जुड़ी हुई है, ये कोई नई चीज नहीं है, या कोई नई चीज नहीं बता रहा है यूपीएससी बताता क्या है कि इन सभी चीजों की जानकारी चाहिए। और इसके अंतर्गत जो सबसे बड़ी विशेषता नजर आती है वो क्या नजर आती है, ये पूरा के पूरा एग्जामिनेशन जो है कि नहीं, वो क्या देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव है। ये पूरा के पूरा एग्जामिनेशन क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की भी जो एक यूनिक विशेषता है, ऐसे किसी भी हिंदुस्तान के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई भी प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा परीक्षा नहीं आयोजित की जाती है जिसमें डिस्क्रिप्शन में भी एक मैसेज हो, एक कहा जा सकता है एक पहलू सामने नजर हो। अगर मैं कहता हूं डिस्क्रिप्टिव, अगर कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव परीक्षा है, यानी कह सकते हैं हम लोग कि लिखित परीक्षा के रूप में कहा जाता है, तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखें, आप लोग अब तक यानी 5वीं क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन या +2 अब तक जो एग्जामिनेशन आप लोगों ने दिया है, आप लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने लिखा है। यू ऑलवेज डिड योर, यू कैन से क्वेश्चन का आंसर, या एक मानसिकता क्या बनी हुई है, क्वेश्चन का हमें आंसर करना है, क्वेश्चन का यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। यूपीएससी कदापि न क्वेश्चन का आंसर कभी भी यूपीएससी नहीं मांगता है, इस चीज को नोट कर लो, लिख लो, डाउट होना तो आप मुझसे पूछ लेना। यूपीएससी नेवर आस्क्स टू आंसर द क्वेश्चन, यूपीएससी कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछता है। यूपीएससी कहता क्या है, व्हाट इज योर व्यू, यूपीएससी कहता क्या है कि आपका व्यू क्या है, यूपीएससी कहता क्या कि आपका थॉट क्या है, यूपीएससी कहता है कि आपका एक्सप्रेशन क्या है, यूपीएससी कहता है कि आपका सजेशन क्या है। यूपीएससी की कभी भी किसी भी सवाल का जवाब कदापि आपसे नहीं पूछता है। और जिस दिन सवाल का जवाब पूछना यूपीएससी शुरू करेगा, तो फिर ये एग्जामिनेशन आपका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो जाएगा, कॉलेज एग्जामिनेशन होगा, जो बचपन से लेके अब तक आप करते चले आ रहे हैं। यूपीएससी हमेशा किसी भी चीज का व्यू पूछता है, यूपीएससी हमेशा आपके विचार को पूछता है, यूपीएससी हमेशा पूछता है कि आप इसमें सुझाव दो, आप इसकी परिभाषा को बिल्कुल परिभाषित नहीं करो, आप क्या समझते हो उसके बारे में पूछता है। एंड इट इज ऑलवेज गिवन इन द लाइन ऑफ व्हाट, इन द लाइन ऑफ इंडिकेटिव, इसको कह सकते हैं हम लोग इंडिकेटिव होता है। इंडिकेटिव का मतलब क्या होता है कि यूपीएससी हर एक सवाल में एक की टर्म यूज करता है, वो कहता है डिस्कस, वो टर्म यूज करता है कमेंट। हर एक क्वेश्चन में लिखता है एलाबोरेट, यूपीएससी क्वेश्चंस में लिखता है एग्जामिन, फिर यूपीएससी लिखता है क्रिटिकली एग्जामिन। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये आंसर आपसे नहीं मांग रहा है, ये कहता क्या है कि किसी भी चीज के ऊपर में डिस्कस करके आप बताइएगा, आप कमेंट कीजिए किसी को। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं मैं, छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं जो सब लोग इस चीज को जानते होंगे। वाई गांधी
was known as father of nation? Father of nation. अगर ये सवाल पूछा गया है वाई गांधी वॉज नोन एज फादर ऑफ नेशन और इसमें की पॉइंट क्या लगा दिया गया? डिस्कस. की पॉइंट क्या लगाया गया? कमेंट. की पॉइंट क्या लगाया गया? इवेलुएट. क्या लगाया गया? एग्जामिन. क्रिटिकली एग्जामिन. जवाब बच्चे बदलता चला जाएगा. दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. द आंसर वुड बी ऑल द टाइम will be changed. If the question is going to be discussed, the answer of will be changed. If the question is going to be comment, the answer will change. If the term is going to be elaborate, the answer will change. If the term is going to be examined, answer will change. This is the beauty of UPSC examination. और इस एग्जामिनेशन में इस सवाल का जवाब आप लोग तभी दे पाओगे जब आपकी समझ, मैं एक चीज को कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से आप लोगों को, what is important thing, UPSC wants a person who has the understanding about that, जिसकी अंडरस्टैंडिंग हो. अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? समझ. अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? समझ हो. अगर सवाल पूछा जाता है गांधी जी को फादर ऑफ नेशन क्यों कहा गया, उस पर कमेंट कीजिए, तो आप जिस हिसाब से जवाब दोगे उसका विस्तार, उसकी स्वरूप, उसकी रूपरेखा बदल जाएगी, उसमें विचार सजेशंस बदल जाएगा. सो यूपीएससी का जो सबसे बड़ा दृष्टिकोण है, जहां पे कहते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर की बात करते हैं, ये फिर आपके मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता है यूपीएससी कि हाउ कैपेबली यू आर एबल टू राइट द थिंग. और एक कहा जा सकता है इट बिकेम एन एडेज, ये एक परंपरा सी बन गई है कि यूपीएससी नेवर आस्क्ड, यूपीएससी नेवर रिपीट्स क्वेश्चन. अगर सवाल पूछा जाए कि यूपीएससी, आप बहुत बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि सर क्या कारण है कि यूपीएससी अपने सवाल को रिपीट नहीं करता. दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट थिंग यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड. व्हाट इज दैट? यूपीएससी, क्या कारण है कि यूपीएससी अपने किसी भी क्वेश्चंस को कभी भी रिपीट नहीं करता. टॉपिक जरूर होगा लेकिन रिपीट नहीं करता. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं अशोक के बारे में. अशोक सम्राट को सभी आप जानते हैं, है ना. अशोक के बारे में कम से कम 22 बार सवाल पूछेगा, 22 टाइम सवाल पूछेगा केवल अशोका से ही. तो इसके पीछे अगर इस सवाल को पूछा जाए कि इसको क्यों 22 बार पूछा गया और 22 बार 22 तरीके से पूछा गया, तो आपका जवाब होगा the examination pattern is based on dynamism या dynamic का मतलब क्या होता है? परिवर्तन. यानी डायनामिक का मतलब समय अवस्था के साथ साथ आपको परिवर्तन करना होगा. अगर आप अपने आप में परिवर्तन नहीं लाइएगा, अगर आप अपने सिस्टम में परिवर्तन नहीं लाइएगा तो आपका पतन हो जाएगा. इसका बेस्ट एग्जांपल है एंशिएंट काल समाप्त हो गया, मेडिवल काल समाप्त हो गया, सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हो गई. लेकिन अगर कोई चीज समाप्त नहीं होगी तो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि ये डायनामिक्स है, समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान संशोधन हो रहा है. कोविड का कंडीशन आया, अनदर कंडीशन, अनदर लॉ, अनदर प्रोविजंस बन गए हैं. सोशल डिस्टेंसिंग एक कल्चर डेवलप कर गया है. तो अनलेस अंटिल द थिंग्स आर गोइंग टू बी डायनामिक, द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी चेंज. तो यूपीएससी के नेचर को समझना होगा. यूपीएससी वांट्स ए फ्यूचर ब्यूरोक्रेट ऑफ द कंट्री, और फ्यूचर ब्यूरोक्रेट वही हो सकता है जो डायनामिज्म को समझेगा, अवस्था को समझेगा, परिवर्तन को समझेगा. बहुत बार बच्चे हमसे कहते क्या है कि सर अशोक को पढ़ के क्या करेंगे, मौर्य साम्राज्य को पढ़ करके क्या करता हूं. मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूं कि देखो अशोक का जो डायनामिज्म है अभी भी कंट्री में मेंटेन्ड है और हम लोग उसी परंपरा को लेके चल रहे हैं. वो एक पहला ऐसा दुनिया का शासक था जिसने कॉन्सेप्ट डेवलप किया वेलफेयर स्टेट का. वेलफेयर स्टेट का मतलब है कल्याणकारी राज का. ये दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्र है जहां पर एंशिएंट टाइम से वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज जैसी चीजें सामने नजर आ गई. अभी यूएन का पूरा मोटिव है कि वेलफेयरिज्म होगा. अगर किसी कंट्री में वेलफेयरिज्म नहीं होगा तो वो यूएन का मेंबरशिप ग्रहण नहीं कर सकता. तो दिस इज द डायनामिज्म ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ओवर देयर.
आप अपना पैसे रुपए निकाल लो, करेंसी निकाल लो। आप जब देखोगे करेंसी 2000 का है या 500 का नोट है, गांधी बाबा नजर आते हैं, कहीं पे सांची स्तूप नजर आता है, कहीं पे अशोक चक्र नजर आता है। उसके पीछे सबसे बड़ा तथ्य कारण क्या छुपा हुआ है? डायनामिज्म है। वो कल्चर को स्पष्ट करता है, वो यूनिटी इंटीग्रिटी को स्पष्ट करता है, वो आपके नॉन वायलेंस टॉलरेंस के कंडीशंस को इंटरप्रेट करता है। तो दिस इज द कंडीशन यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर देयर। और मेंस की जो परीक्षा होती है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, और डिस्क्रिप्टिव में भी एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक टर्म यूज किया जाता है इंडिकेटिव। एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लें आप लोग, उस टर्म में क्या है, इंडिकेटिव। टर्म को नोट कर लेना आप लोग, इंडिकेटिव। इंडिकेटिव इंडिकेटिव का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ इंडिकेटिव इज, इंडिकेटिव का अर्थ होता है किसी चीज के करने से पहले एक वार्निंग दे दिया जाए, एक सूचना दे दिया। जैसे लिखा होता है गति सीमा 40 किलोमीटर, लिखा होता है गति सीमा 60 किलोमीटर, लिखा होता है गति सीमा 15 किलोमीटर। इसमें क्या होता है, अगर आपने इस स्पीड को बढ़ा दिया तो क्या होगा, आपको ट्रैफिक पुलिस फाइन करेगा या नहीं करेगा। तो यूपीएससी का जब क्वेश्चंस आप देखोगे उसमें इंडिकेटिव लिखा होता है, नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, राइट विद इन 200 वर्ड्स, राइट विद इन 50 वर्ड्स, राइट विद इन 250 वर्ड्स। ये इंडिकेटिव चीजें हैं। वो कहता क्या है कि इतने शब्दों में आप लिखो, यू वोंट हैव टू राइट डाउन द स्टोरीज। आपको कोई स्टोरी नहीं लिखनी, आपको वहां पे कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो आप कहानी के तौर पे आप उसे लिख रहे हो। यू शुड हैव टू बी अलर्ट, जो प्रश्न आपसे सवाल किया जाए उसी सवाल का आप जवाब आपको देना है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज इंडिकेटिव। बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर कैसे हम लोग कंट्रोल कैसे करें, शब्दों को कैसे गिनेंगे, लेटर्स कैसे गिनेंगे। मैं उसकी भी टेक्निक बताऊंगा कि उसको लिखने का तरीका क्या होगा, परंपरा क्या होगी, चीजें क्या होंगी। क्योंकि होता क्या है यहाँ पर, एक चीज और मैं स्पष्ट आपको कर दूं कि यूपीएससी की मेंस की परीक्षा में क्या देखते हैं हम लोग, करीब करीब 20 क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर रहे हैं, किसमें, मेंस के एग्जामिनेशन। अब जो 20 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए जो ड्यूरेशन और टाइम भी आपके लिए स्पेसिफाइड मेंशन हुआ होता है 3 घंटे का। तो हर एक मिनट, इन एवरी मिनट इफ यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन यू आर गेटिंग मोर देन 8.3 मार्क्स। आप हर पल आपको 8.3 मार्क्स आपको मिल रहे हैं अगर आप आंसर कर रहे हो तो। और अगर आप आंसर नहीं कर रहे हो तो आपके पास हर मिनट 8.3 मार्क्स आपके कटते चले जाते हैं। कभी कभी ये 9 मार्क्स भी हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या नजर आती है, एक्यूरेसी चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, बिहेवियर चाहिए। ये चीजें तभी हो सकती है जब आप अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में आप चेंज लाओगे, तभी इस चीज को दर्शाया जा सकता है, या तभी इस चीज की आंकर कहा जा सकता है, जानकारी मिल सकती। तो पहला कंडीशंस मैंने बताया, दिस इज प्योरली अ पार्ट ऑफ व्हाट, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी नजर आ रही है वो चीज क्या नजर आती है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट पार्ट यू कैन फाइंड ओवर हियर इज व्हाट, इट इज वंडरफुल पार्ट ऑफ दैट। क्या देखते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपने देख लिया साइकोमोटर के ये माइंडसेट पता चल गया कि किस टाइप का माइंडसेट होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या नजर आ रही है, मेंस में क्या है, आपका किस प्रकार का माइंडसेट है, ये भी चीज सामने नजर आ गया। ये 2 मेंटल टेस्ट आपका हो। आप कह ही नहीं सकते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत इंटेलिजेंट था, ये सवाल हमसे नहीं पूछेगा। और जहां तक सवाल उठता है टैलेंटेड और नॉन टैलेंटेड, जो समाज में लोगों ने एक परंपरा बना दी है कि ये आदमी गोल्ड मेडलिस्ट है और ये आदमी 3rd डिविजनर है, इस परंपरा को ये चीज पूरी तरह से कहा जा सकता है कि डेसोलेट करता है, पूरी तरह से इसको निगे करता है, रिजेक्ट करता है। ऐसी कोई बात नहीं। मानव का मतलब है मानव है, हर एक मानव इस धरती पर सुप्रीम है। और दुनिया के जो भी इंटेलेक्चुअल हुए हैं वो एक बिलो थिंकिंग के आदमी रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत टैलेंटेड या बहुत कहा जा सकता है मेधावी रहे। तो ये आपने देखा ना, 2 माइंडसेट की स्टडी हो जाती है। दिस इज द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट। व्हेन यू रीच टू द 3rd स्टेज, जब आप तीसरे स्टेज पे जाते हो तो ये चीज क्या नजर आ जाती है, इंटरव्यू। इंटरव्यू। और एक चीज मैं आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि कभी भी इंटरव्यू का प्रिपरेशन पास करने के बाद नहीं होता। दिस थिंग यू शुड हैव टू नोट इट डाउन टू। आप इस चीज को जरूर नोट कर लें कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन कभी भी किसी भी कंडीशंस में क्या देखते हैं, एट द टाइम ऑफ क्लियरिंग द मेंस एग्जामिनेशन इज नॉट। इंटरव्यू की तैयारी कहां से शुरू हो जाती है, प्रिलिमिनरी से ही शुरू हो। एक हैबिट आपकी डेवलप हो रही, एक आदत आपकी जीतने की पड़ रही, कब से, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसमें क्या जानते हैं, क्विक रिफ्लेक्स एक्शन में एक्यूरेसी आप जान गए,
दूसरी चीज, फिर मेंस में आपका क्या एप्टीट्यूड डेवलप होता है, आप किसी भी चीज को सटीक तौर पर एक लिमिटेड कहा जा सकता है सेंटेंस में बता सकते हैं। जैसे आपसे सवाल किया गया कि भाई आपका नाम अभिमन्यु क्यों है, तो यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन ए वेरी प्रिसाइजली। आपका नाम अभिमन्यु क्यों है, आप उसको इतिहास के अभिमन्यु से जोड़ करके अपने कल्चर संस्कृति के बारे में बता देंगे। दैट इज द पॉइंट ओवर देयर। तो आपके पास ये एक्यूरेसी डेवलप कर चुकी है कि आप 5 सेंटेंस में, 3 सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में किसी भी चीज की व्याख्या कर सकते हैं। और तीसरी चीज क्या नजर आती है, कि पर्सनालिटी टेस्ट में क्या देखना चाहते हैं, वो आपका प्रेशर टैक्टिक्स। आप प्रेशर को किस रूप से टैकल करते हैं। क्योंकि किसी भी दिग्गज आदमी को भी अगर किसी कह दिया जाए कि आपको इंटरव्यू में फेस करना है तो आप फेल कर जाओगे। क्योंकि अमेरिका जाते वक्त जब इंटरव्यू एम्बेसी में अच्छे दिग्गजों का लिया जाता है, वो भी घबरा जाते हैं, क्या बोले क्या नहीं बोले। तो इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। लेकिन यूपीएससी की 2013 के बाद से इंटरव्यू का जो मेथड है, टेक्निक है, वो बदल चुकी है। इंटरव्यू में लोग करते हैं क्या, पहली चीज तो जानते लोग नहीं है कि इंटरव्यू का रियल मीनिंग होता क्या है। इंटरव्यू का मतलब होता है कि बहुत सारे अनाप शनाप सवाल पूछे जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इस चीज को भी आज के डेट में आप लोग लिख लो और समझ लो, नोट इट डाउन। तो इंटरव्यू का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ व्यू। इसका मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ व्यूज। इसको हिंदी में कहते हैं विचारों का आदान प्रदान। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विचारों का आदान प्रदान। जब आपको ये कंसेप्ट पता है कि मैं जहां पे जा रहा हूं अपने विचारों का आदान प्रदान करना है हमें, तो आपको कठिनाई कदापि नहीं होना चाहिए। आपके विचार का मतलब क्या है, आपके सिंपल से अगर विचार का मतलब क्या है, तो अगर सपोज इस पीरियड में किसी आदमी ने यूपीएससी की, या कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी की प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता परीक्षा कंप्लीट करता है, तो उससे सवाल अगर पूछेगा कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग को आपने कैसे निभाया, आपने सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे निभाया, और आप अपने आप को कैसे इस कोरोना पीरियड में सुरक्षित पाया, तो आपने जो प्रैक्टिकली जो भी काम किया है उनके साथ में बता दें। कभी भी इसको बढ़ा चढ़ा के आप गलती मत कीजिएगा, या फिर उनसे किसी भी लाई झूठ बोलने की कभी भी हिमाकत कीजिएगा। ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि वहां पे जो बैठा आदमी है सबकी उम्र 65 साल की है, और उनका जो तजुर्बा वहां पे बैठा हुआ है वो 350 साल का तजुर्बा लिए बैठे हैं लोग, 5 आदमी। क्योंकि आपका एक सेंटेंस निकलता है, वो समझ जाते हैं कि किस दृष्टिकोण से आप बात कर रहे हैं। तो दिस इज द मोस्ट, और वर्तमान समय में जो इंटरव्यू की परंपरा है, जो पद्धति है, उसको बहुत ही सरल और सहज कर दिया गया है। यहां तक कि कुछ मेरे महाराष्ट्र के बच्चे हैं, उन्होंने कहा, उसका नाम है सलमान शेख, उसने कहा कि सर इंटरव्यू देने के बाद ऐसा लगा कि मैं बाहर आकर के डांस करूं। उसका ये कहा जा सकता है। हम कहा कि ऐसा क्यों, कहा कि मैंने तो लाइफ में इमेजिन नहीं किया था कि इंटरव्यू क्या इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में पूछा जाएगा, इतने अच्छे कंडीशन में पूछा जाएगा, क्योंकि वो इतना खुश हुआ। इसका मतलब है कि इंटरव्यू का जो माहौल होता है वो बहुत ही कोजी होता है, वो बहुत ही कूल होता है, वो बहुत ही काम होता है, और इसकी शुरुआत पूरी तरह से डिपेंड करती है आपके डेप्थ पे। जो आपका डिटेल बायोडाटा होगा ना, उसी से शुरुआत होगी। और ये शुरुआत कहाँ से होती है, आपकी जन्म तिथि से शुरुआत हो जाती है, आपके जन्म के दिन से स्टार्ट हो जाती है। उस कोई घटना घटी हो, आपके नाम से शुरू हो जाती है, या फिर आप किस क्षेत्र के रहने वाले हैं वहां से शुरू हो जाती है। और सबसे अच्छा इंटरव्यू किसका होगा, अगर सवाल पूछें आप हमसे कि सबसे अच्छा इंटरव्यू कौन देगा, या किस कंडीशन में इंटरव्यू बहुत अच्छा हो पाएगा, उसका सरल से सटीक सा जवाब यह है कि जो भी कैंडिडेट उसने अपने पीटी की प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, उसने मेंस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसने ऐसे बहुत अच्छे से लिखा है, तो वही सारी चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है। बस इंटरव्यू के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नजर आता है, आपका ड्रेस फॉर्मल हो, आपका पोशाक फॉर्मल हो, क्योंकि आप फॉर्मल काम करने जा रहे हैं। आप अपने को बहुत अच्छे से सजाइए, अपने आप को बहुत अच्छे से एक जेंटलमैन की तरह नजर आइए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है आपको। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दैट। सो दिस इज द वे यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। दिस एग्जामिनेशन इज व्हाट, दिस एग्जामिनेशन इज 3 स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, एंड दिस इज व्हाट वी कैन से वन ऑफ द यूनिक थिंग
which is not available to the country, other country like India. हिंदुस्तान में जो इस प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कराई जाती है, जो किए गए हैं, उसमें संदेह नहीं है कि पारदर्शिता पूरी तरह से, ईमानदारी पूरी तरह से बरती जाती है। आपके हर क्षेत्र में आपकी शैक्षणिक योग्यता हो या व्यवहारिक योग्यता है या फिर मानसिक चपलता हो, उन सारी चीजों की जानकारी बहुत आसानी से मिल जाती है, दी जाती है और सबों का मूल्यांकन, अवलोकन या कहा जा सकता है इवैल्यूएशन, इंट्रोस्पेक्शन वो बहुत आसानी से कर ले सकते हैं। दिस इज व्हाई दिस इज द यूनिक एग्जामिनेशन इन इंडिया एंड दिस इज द एग्जामिनेशन which is very well designed, which is very well structured, which is very well shaped and it is completely transparent। जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? ये सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंट है। इस प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा की जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? ये पूरी तरह से पारदर्शिता है इसमें। पारदर्शिता की बात अगर कहा जाए, जो मैं आपके डाउट को एलिमिनेट करना चाहता हूं, जिसमें ये कहा है मैंने पहले भी, ये टफ कंपटीशन है, ये टफ कंपटीशन है, ये सब लोग नहीं compete कर सकते हैं, ये बहुत पढ़े लिखे लोग compete कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहूंगा, ये मिथ को एलिमिनेट करना चाहूंगा कि ये एग्जामिनेशन दुनिया का सबसे इजीएस्ट एग्जामिनेशन है। भारत के संदर्भ में ये भारत का फुल प्रूफ और श्योर शॉर्ट एग्जामिनेशन है। और हाउ इट इज श्योर शॉर्ट एग्जामिनेशन, हाउ इट इज श्योर शॉर्ट and how it is completely predictable, मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। कागज कलम आप लोग निकाल लेंगे और सवाल बाद में करेंगे लेक्चर खत्म होने के बाद। मैं प्रूफ करने जा रहा हूं हाउ इट इज प्रिडिक्टेबल एंड व्हाई इट इज प्रिडिक्टेबल एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज क्वेरी मी। आप हमसे सवाल जरूर करो अगर कहीं पे डाउट है। इस चीज को स्पष्ट करने में ये हिंदुस्तान का सबसे सुरक्षित, सबसे महान, सबसे बड़ा, सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे बड़ा करियर ऑप्शन के रूप में बच्चों के लिए आता है, स्टूडेंट के लिए आता है। उसका प्रमाण कैसे? पहली चीज शेड्यूल एंड डेट। पहली चीज लिखिएगा शेड्यूल एंड डेट। इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड। इसका डेट शेड्यूल पूरी तरह से फिक्स्ड and it is intimated 1.5 year before और इसकी जानकारी आपके पास 18 महीने पहले दे दी जाती। दिस इज वन थिंग ऑफ व्हाट प्रिपरेशन। आपको बता दिया जाता है कि आपके पास 1.5 साल का समय है, आपके पास 2 साल का समय है और इस 2 साल के समय में इस चीज को किस प्रकार से आप कार्यान्वित कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल पार्ट यू शुड हैव टू कीप इन। इट इज 100% प्रिडिक्टेबल। ये पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है कि डेट आएगा, वैकेंसी आएगी, तिथि आएगी, कब पीटी का एग्जामिनेशन होगा, कब मेंस का एग्जामिनेशन होगा, कब कहा जा सकता है इंटरव्यू का डेट। इट इज फिक्स्ड। इज इट क्लियर? इफ यू कंपेयर विद द डिफरेंट एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री, इट इज नॉट श्योर। आपके बैंक का कभी निकलता है, कभी नहीं निकलता है। आपका रेलवे का कभी निकलता है, कभी नहीं निकलता है। आपका एसएससी का कभी होता है, कभी नहीं होता है। कभी चीजें बदलती हैं, कभी चीजें आती हैं, जाती हैं, रहती हैं, लेकिन ये चीजें फिक्स्ड है। It is run by a constitutional body, that is Union Public Service Commission, and it is what we can say constitutional part of this is fixed। तो एक तो क्लैरिटी क्लियर हो गई। आपके पास बहुत मौका मिलता है टाइम ड्यूरेशन सोचने के लिए, समझने के लिए, कंडीशंस की। दिस इज फर्स्ट फंडामेंटल थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सेकंड थिंग, द सिलेबस is completely clear for the PT examination, for the mains examination, for essay and for interview. The direction is given to you। न उससे एक लाइन आगे से पूछेंगे, न उससे एक लाइन पीछे से पूछेंगे। और अक्सर ये एक परंपरा बन चुकी है कि कहा जाता है कि एनसीईआरटी किताब पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो 6ठी से लेकर 11वीं। इट इज ए ट्रेडिशन ओवर देयर, बट वन शॉर्टकमिंग्स आर देयर। Why the mentor or teacher don't express about that? What way you should have to study the NCERT? क्यों नहीं मेंटोर और टीचर इस चीज की पुष्टि करते हैं, इस चीज की पुष्टि करते हैं कि ये एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी को पढ़ो तो कैसे पढ़ो, क्यों पढ़ो, उसके पढ़ने की विशेषता क्या है या उसका तरीका क्या होगा, किस तरीके से आप इस चीज को आप पढ़ोगे। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट।
दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। ये चीज सामने नजर आता है, ये चीज सामने नजर आता है कि किस प्रकार से इस चीज को हम लोग किस प्रकार से हम लोग इस चीज को कर सकते हैं या फिर अलग रूप से रख सकते हैं। दैट इज द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट। दैट इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट। ये चीज सामने नजर आ जाती है कि हम लोग चेंज करेंगे तो किस पैटर्न से करेंगे, किस पैटर्न से नहीं करेंगे, ये चीज सामने नजर आती। तो पहली चीज मैंने बताया आपको कि ये शेड्यूल फिक्स है, टाइमिंग फिक्स है। दूसरी चीज क्या नजर आती है, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए आप लोगों को और भी ये सामने में कर दूं। व्हाट इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट, क्लैरिटी क्या हो जाएगी, सिलेबाई का है। अगर कह सकते हैं हम लोग सिलेबाई की बात करते हैं तो पीटी का कंप्लीटली इंडिकेटिव है, मेंस के भी पूरे के पूरे आपके पास सिलेबस है, एसए के भी आपके पास पूरे के पूरे गाइडलाइंस है, इंटरव्यू का भी गाइडलाइंस है। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट, इट इज फिक्स्ड। इसकी जानकारी पूरी तरह से आपके पास। These are the two fundamental things over there. The third fundamental thing you should have to note it down is that, what is third important thing? The third important thing which is noticeable for you, आपके लिए सबसे noticeable है वो यह है कि इसके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन एग्जामिनेशन का ट्रेंड या फिर मार्किंग ये पूरी तरह से आपके सामने है। चाहे एग्जामिनेशन का पैटर्न हम लोग देखें, इफ यू सी द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन का पैटर्न देखेंगे, ये पूरी तरह से आपके सामने में है। फिर क्या देखते हैं, एग्जामिनेशन का ट्रेंड। अगर कहें हम एग्जामिनेशन के ट्रेंड की बात करें, हम करें तो इट इज ऑल्सो विथ यू। इफ यू टॉक अबाउट द ट्रेंड ऑफ एग्जामिनेशन, द पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ एग्जामिनेशन, इट इज विथ यू। ट्रेंड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो विथ यू। एग्जामिनेशन का पैटर्न भी आपके पास है, एग्जामिनेशन का ट्रेंड भी आपके पास है। और खास करके एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड है जो आपके पास में अवेलेबल है, इट इज व्हाट, प्रिलिमिनरी। क्या देखते हैं, प्रिलिमिनरी के एग्जामिनेशन का ट्रेंड आपके पास है कि प्रिलिमिनरी के नेचर ऑफ क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के हैं, और किस सेक्शन को ज्यादा लेवरेज दिया गया है, यानी किस सेक्शन को ज्यादा पूछा गया है या किस सेक्शन के ऊपर ज्यादा बल दिया गया है। इस चीज की भी व्याख्या पूरी तरह से सामने नजर आती है। इस चीज की भी व्याख्या पूरी तरह से की जाती है कि इसका नेचर क्या है, क्वेश्चंस का कैरेक्टर क्या है, ये आपके सामने। जब मेंस की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द मेंस, तो क्या देखते हैं, मेंस के भी क्वेश्चंस पेपर आपके पास में है। अगेन देखते क्या है, क्वेश्चन का नेचर क्या है, व्हाट आर द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर किस प्रकार का, नेचर कैसा है, कैरेक्टर किस प्रकार का। दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्ट यू शुड हैव टू नोटिस ओवर हियर, ये आपके पास है। और यहां तक के नेचर कैरेक्टर के साथ साथ में एक स्पेसिफिक कंडीशंस भी आपके सामने दे दिया जाता है कि these are the new thing has been inducted in the syllabi and this way you have to proceed over there। तो नेचर भी है, कैरेक्टर भी है, ये दो जानकारी आपको मिल गई। क्योंकि एग्जामिनेशन देने के बाद ही ये रिजल्ट आउट हो जाता है कि आप पीटी में आपका रिजल्ट हो पा रहा है। Another important thing is available for you, the books are available for you, the books, notes and material। एंड वन थिंग, यहां पे एक चीज को मैं ऐड करना चाहूंगा, स्टैंडर्ड बुक। द स्टैंडर्ड बुक्स आर अवेलेबल फॉर यू। स्टैंडर्ड बुक का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन की किताबें हैं, जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन की किताब है। मैं गाइड बुक की बात के बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन के लिए, इसलिए एनसीईआरटी पे ज्यादा बल दिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज होती है, इग्नो का मटेरियल होता है, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी का है या फिर NIOS का होता है। तो यू शुड हैव टू कंसंट्रेट ओवर व्हाट, द स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड मटेरियल ओवर देयर, एंड ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स एंड मटेरियल आर अवेलेबल फॉर यू। आपके पास सारे के सारे बुक्स भी अवेलेबल हैं, आपके पास मटेरियल भी पूरी तरह से अवेलेबल हैं। दीज आर द मेजर पार्ट ओवर देयर। अनदर सिग्निफिकेंट पार्ट विच इज अवेलेबल फॉर दैट, और जो अन्य चीजें जो आपके पास अवेलेबल है, यू हैव
ए लॉट ऑफ गुड मेंटर्स। आपके पास गुड मेंटर्स हैं, आपके पास गुड टीचर्स हैं, आपके पास अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आपके पास मोटिवेटर हैं, ये चीज आपके पास हैं। ये सारी चीजें अगर आपके पास उपलब्ध है, लिसन टू मी केयरफुली, ये सारी चीजें अगर आपके पास उपलब्ध है तो यू कैन रीच टू द डेस्टिनेशन, यू कैन रीच टू द कंक्लूजन। आप कंक्लूजन, निष्कर्ष पे आप पहुंच जाते हैं जब सारी चीजें, सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हैं, तो कहीं पे कोई शक सुबह संदेह क्या है क्या कि इस स्पर्धा या परीक्षा को नहीं पूरा कर किया जा सके। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा जिसमें हमारी एक्सपर्टीज है और जिसे आप जानकारी ले सकते हैं। राइटिंग स्किल इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है, जो जिसकी बात हम करते हैं राइटिंग स्किल्स। और राइटिंग स्किल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो नजर क्या आती है राइटिंग स्किल्स की, कि आप राइटिंग स्किल्स की जो सबसे बड़ी विशेषता नजर आती है वो क्या नजर आती है कि किस प्रकार से आप लिखते हैं, और आपके जो लिखने का जो तरीका है या आपके लिखने का जो मेथड है, आप उस मेथड के द्वारा, सॉरी, उस मेथड जिसके तहत उस चीज पे दल बल देंगे। जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर दूं। दिस इज अ सॉरी टेक्निकल ग्लिच ओवर देयर। सॉरी फॉर इंटरप्शन, सॉरी फॉर इंटरप्शन, it is a technical glitch. Please help me out, sir. If someone technical person is there, please 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 help me out. I am finding this technical glitch over there. Please, anyone who is listening to me, please, Mr. Himanshu, please. Please help me out. I am feeling a bit difficulty over here, technical part. Please. Sorry for interruption, guys. Sorry for interruption. Just a minute. Just a minute. हेलो। हाँ, मैं छोड़ दिया हूँ, मैं छोड़ दिया हूँ। हाँ, प्लीज कर दीजिए आप। हाँ हाँ, प्लीज। Just please patience, guy. Please patience, guy. Just it is going to be solve it out immediately. Immediately it is going to be solve it out. Okay. Is it done? Is it done? Okay, fine. Fine. Okay. Okay. Just a minute. Just a minute. Just a minute. Okay, fine. No issue. So this is one of the significant part of that. Okay. This is quite significant. This is quite significant. We can. Hello. Hello. Please do it. आगे चलूं क्या मैं?
यस यस। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, जस्ट मिनट जस्ट मिनट, कुछ हो गया गलत। नेक्स्ट स्लाइड भी नहीं हो रहा है ना, नेक्स्ट स्लाइड नहीं हो रहा है ना। आई थिंक हो जाएगा, 1 मिनट। हाँ हो गया। हाँ छोड़ दी, मैं कर लूँ, मैनेज कर लूँ। Okay, so sorry for interruption, guys. Sorry for interruption. So one more thing, which is available for you, this part of that, that is what writing skill is another important part. And writing skill पे मैं स्पेशल क्लासेस भी लूंगा आप लोगों का, और डेवलप भी करने की बात करूंगा कि हाउ यू कैन डेवलप द राइटिंग स्किल ओवर, किस प्रकार से आप अपने राइटिंग स्किल को आगे डेवलप करेंगे और किस प्रकार से इसको अलग अलग तरीके से आप लेकर के चलेंगे, इस पे भी मैं डिस्कस करूंगा राइटिंग स्किल के लिए, राइटिंग स्किल्स के लिए। अब मैं आता हूं, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट ओवर देयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज सिग्निफिकेंट पार्ट ओवर देयर, इट इज व्हाट द मेंस एग्जामिनेशन की, पीटी की तो बात मैंने कर ली, मेंस एग्जामिनेशन की जब बात करता हूं, व्हाट इज सिग्निफिकेंट पार्ट यू शुड हैव टू कंसीडर ओवर हियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देंगे आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और मेंस एग्जामिनेशन के लिए सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होंगे वो यह होंगे कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये चारों के चारों जो पेपर है, इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या होगी, एवरी पेपर इज व्हाट, इंटरडिसिप्लिनरी। ये सारी सभी पेपर आपस में इंटरडिसिप्लिनरी, आपकी पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ाई करनी होगी। व्हाट अप्रोच यू शुड हैव टू कंसीडर ओवर हियर, इट इट शुड बी इंटर, इसको टर्म का नाम क्या देंगे, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, नोट कर लीजिएगा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। और यूपीएससी प्रतिस्पर्धा परीक्षा की जो सबसे बड़ी विशेषता है, द मेजर सिग्निफिकेंट पार्ट ओवर दैट, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड टू यू इंडिपेंडेंटली, कोई भी चीजें कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं पूछी जाती हैं, हमेशा वो चीज इंटरडिसिप्लिनरी होंगी, हमेशा वो चीज को याद करना आप लोग इंटरडिसिप्लिनरी होंगी। और हमेशा इसको याद करने का तरीका क्या है, अप्रोच ऑफ थिंकिंग, अप्रोच ऑफ स्टडी, अप्रोच ऑफ द टॉपिक शुड बी डिफरेंट। मैंने टर्म क्या इस्तेमाल किया, इंटरडिसिप्लिनरी, इसको कहते हैं अंतः विषयिक, या कहा जा सकता है कि हर एक सब्जेक्ट की चीजें। अगर मैं बात करता हूं वर्ल्ड हिस्ट्री की, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूं, अगर छोटा सा एग्जांपल मैं लूं, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात मैं करता हूं। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो दो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी जो घटना वर्ल्ड हिस्ट्री की है वो क्या है, वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड। अगर वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड आप नहीं जानते हैं तो आप किसी भी कंडीशन में आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप फर्स्ट वर्ल्ड, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, चौथी दुनिया आप नहीं जान सकते। यू कांट अंडरस्टैंड अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, यू कांट अंडरस्टैंड अबाउट दैट यूरोपियन ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक, आप नहीं जान सकते। आप कभी भी इंपीरियलिज्म नहीं जान सकते हैं, पॉलिटिक्स नहीं जान सकते, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं जान सकते हैं, है ना, ग्लोबल पॉलिटिक्स नहीं जान सकते, आप ग्लोबलाइजेशन नहीं जान सकते। तो जानकारी क्या होगी, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की जानकारी है तो इंटरनेशनल रिलेशंस आप जान जाएंगे। अगर इंडियन हिस्ट्री की जानकारी आपको है अच्छे से, इंडियन हिस्ट्री में कल्चर है, हेरिटेज सेक्शन को आप जानते हैं, तो आप पहली चीज क्या जान जाएंगे, इथिक्स जान जाएंगे, एथिक्स जान जाएंगे। अगर इफ यू हैव द अप्रोच टू अंडरस्टैंड अबाउट हिस्ट्री और स्पेशली द एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द इथिक्स, और इथिक्स के साथ में क्या समझ लेंगे आप, वैल्यू। तो क्या देखते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी है। अगर आपने अच्छे से कल्चर, हेरिटेज के सेक्शंस को पढ़ लिया है तो आप इथिक्स आसानी से जान जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग बहुत आसानी से जान जाएंगे। अगर मैं सवाल पूछता हूं आप लोगों से, आप बाद में जवाब दे देना, हमें आपके सवाल का जवाब भी अभी कर देता हूं। अगर मैं कहूं आपसे सवाल कि भाई ताजमहल आप सबों ने देखा भी होगा, जाना भी होगा, और बचपन से लेकर उसके बारे में जानते ही रहे हैं कि ताजमहल होता क्या है, या ताजमहल किस प्राणी का नाम है, या ताजमहल किस चीज का नाम है, इसकी जानकारी आप सबों को बहुत अच्छे से हो रही होगी या है भी, कि ताजमहल होता क्या है, ताजमहल की जानकारी क्या चाहिए। अगर सवाल पूछा जाए कि ताजमहल, ताजमहल के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या लिखेंगे,
तो नॉर्मली आपका जवाब का क्या आएगा, मैं आपसे आंसर से बाद में पूछ लूंगा कि आप जवाब क्या दीजिएगा। इस चीज को पॉइंट आउट करके रख लीजिएगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगा एंड ऑफ द सेशन में कि ताजमहल के बारे में अगर यूपीएससी सवाल पूछता है और पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा। दिस थिंग यू शुड हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, ये सवाल पूछूंगा। और ताजमहल का पूरा के पूरा कनेक्शन आपके किससे है, एथिक्स से है, इंटीग्रिटी से है, वैल्यू से, इससे जुड़ा हुआ है। फिर सवाल उठता है कि टर्म यूज होता है आजकल गवर्नेंस, टर्म यूज होता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की बात कही जाती है। ये पारदर्शिता क्या है, ये इथिक्स के क्यों जोड़ा गया, यूपीएससी ने इथिक्स क्यों जोड़ा? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अगर आप ब्यूरोक्रेट होते हो, अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हो, तो आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा सही क्या है, गलत क्या है। सही और गलत निर्णय लेने की अब तक पूरी दुनिया में न कोई मेडिसिन बन पाई है, न कोई इंजेक्शन बन पाया है, न कोई काउंसलर बन पाया है जो ये निवारण दे दे कि झूठ बोलना, करप्शन को बंद करना, मोलेस्टेशन, रेप या टेररिज्म को बंद करने की कोई इंजेक्शन या मेडिसिन आ पाई है। तो पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं आया। इसको बंद करने का बस एक ही मैकेनिज्म आ पाया है, इट इज वैल्यूज एंड एथिक्स। ये एथिक्स है जो टेररिज्म को भी बंद कर सकता है, करप्शन को भी बंद कर सकता है, रेप का या मोलेस्टेशन का या ईव टीजिंग का जो मामला होता है, इस चीज को चेक अगर कोई कर सकता है, दिस इज व्हाट वी कैन से एथिक्स एंड वैल्यूज। और एथिक्स एंड वैल्यू यू कैन लर्न फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। सो दिस इज द कोर थिंग यू शुड हैव टू एनालाइज अबाउट दैट। ये एक ऐसा टॉपिक इंटीग्रेट किया गया है जिसमें सबसे बड़ी बात है वैल्यू सिस्टम जो हिंदुस्तान से खत्म हो रहा है, जा रहा है, उसको इंडक्ट करने की बात की गई है, उसको चर्चा करने की बात की गई है। दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, और आपको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए जो पढ़ाने के तरीके होंगे वो क्या होगा, हमेशा एक कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना, द टर्म इज व्हाट, इंटरडिसिप्लिनरी। कोई भी सब्जेक्ट अकेला कदापि नहीं है। अगर बहुत बच्चे कहते हैं कि सर इतिहास पढ़ करके इकोनॉमिक्स को कैसे समझेंगे, भाई बिना इतिहास के इकोनॉमिक्स आ ही नहीं सकता है ना। सबसे पहली बार है आदमी क्या हो, एग्रीकल्चरिस्ट होता है, पेस्टोरलिस्ट होता है, वहीं से बार्टर सिस्टम शुरू होता है, और बार्टर सिस्टम अभी भी है। सबसे पहली बार क्वाइन का कॉन्सेप्ट 6th सेंचुरी बीसी में इंडिजिनस क्वाइन भारत में आ जाता है। अभी क्वाइन का जो है कंडीशन बन जाता है, और यह भी मेडिवल पीरियड का ही क्वाइन है, रूपी, जो अभी तक चलन में है, व्यवस्था में। तो दिस इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हिंदुस्तान की किसी भी प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता परीक्षा में किसी के भी करिकुलर में इसको नहीं डाला गया। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इसलिए डाला गया है कि साइंस का आदमी ये न कहे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, कॉमर्स वाला ये नहीं कहे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आर्ट्स वाला ये ना बताए कि मुझे बहुत कुछ जानकारियां हैं। दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज बीन मेड वेरी मच रैशनल। यही कारण है कि इसको बहुत ज्यादा रैशनल बनाया गया है, इसको बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिक बनाया गया है। और यूपीएससी की प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता जो प्राप्त करने वाले होते हैं वो जनरलिस्ट होते हैं। जनरलिस्ट का मतलब एक कोई भी सामान्य व्यक्ति, इसके लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं होती। और एक ऐसा सामान्य व्यक्ति, एक ऐसा सामान्य अवस्था हो सामने, एक कॉमन मैन के अंडरस्टैंडिंग की भी चीज हो जाए, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पार्ट ओवर देयर। इस चीज की सबसे बड़ी ब्यूटी यही नजर आती। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी कैन से, कह सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन, जो सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन की बात हुई। एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा, जिस चीज को मैं प्रूव कर रहा हूँ कि ये प्रूव करने का तरीका है, जिसको मैं एश्योर कर रहा हूँ, और जो आपके अंदर जो मिथ है कि यूपीएससी की प्रतिस्पर्धा परीक्षा प्रतियोगिता बहुत टफ है, तो मैंने एक चीज तो डाउट आपका एलिमिनेट कर दिया कि सारी सुविधाएं उपलब्ध है, सारा तरीका उपलब्ध है, पढ़ाने के तरीके उपलब्ध है, टीचर्स अवेलेबल है, मेंटर अवेलेबल है, काउंसलर अवेलेबल है, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, वो सब के सब आपको सहायता देगा, है ना। जब ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी तो आपका काम क्या है, मोटिवेट होकर के पढ़ना। आपको अपने एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा। दैट इज वन पार्ट ऑफ दैट। सेकेंड थिंग कि इसको एश्योर कैसे करेंगे, इस प्रतिस्पर्धा परीक्षा प्रतियोगिता को एश्योर कैसे करेंगे, बच्चे हमसे सवाल करते हैं। और अभी के लिए प्रेजेंट टाइम का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो स्टैटिस्टिक्स देखा गया है कि करीब करीब 123 बच्चों में केवल एक बच्चा ही प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर रहा है।
तो इन दिनों में सबसे बड़ा चैलेंज क्या नजर आता है प्रीलिम्स की प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा परीक्षा कि भाई पीटी ही निकल पा रहा है मेन। यहां तक कि 4 बार 4 टाइम्स भी अगर किसी बच्चे ने इस प्रतियोगिता मेंस लिखा भी है तो ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स में वो पास नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने में आया है। तो उस चैलेंज को मैं चैलेंज स्वीकार करते हुए आप लोगों के लिए एक सही रास्ते या आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच में लेकर के आया हूं, जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आप श्योर हो जाइए कि पढ़ने के तरीके मेंटोर अगर डायनामिक्स और तरीका बताता है तो आप इसको बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने लिखा क्या है, देयर आर द 4 पिलर ऑफ सक्सेस, यानी सफलता के 4 स्तंभ, सफलता के 4 खंभे। आप अच्छे से जानते हैं ना, किसी भी चीज को स्टेबल करने के लिए, अगर किसी चीज को आप स्टेबल करना चाहते हैं, किसी भी चीज को अगर स्टेबल करना चाहते हैं, और एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है बचपन से ही कि जब तक से उसके 4 पिलर नहीं होंगे, 4 स्तंभ नहीं होंगे, तब तक से उस चीज में स्टेबिलिटी जैसी चीजें नहीं निकल के आती। तो इसीलिए मैंने अपने R&D प्रोसेस से, तजुर्बे के हिसाब से 4 पिलर ऑफ सक्सेस की बात की है। उस 4 पिलर में जो विषय है वो इतिहास का विषय है, उसके बाद पॉलिटी का विषय है, उसके बाद ज्योग्राफी का विषय है और इकोनॉमिक्स का विषय है। ये चारों के चारों विषय क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या है, अपरिवर्तनशील। इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस, परिवर्तन नहीं होता है। अगर इसमें किसी चीज का परिवर्तन होता है तो परिवर्तन क्या होता है, ये सारी चीजों में करंट की चीजों को डाला जाता है, करंट की चीजों को डाला जाता है। जैसे अगर इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो एक नई परिभाषा परिभाषित हो गई है, जब से ये कहा जा सकता है कि नई गवर्नमेंट आई है एनडीए की, तो देखते क्या है, जीएसटी जैसी चीजें नजर आ जाती है कि एक नई चीज आ गई है भाई, जीएसटी की बात कही जाती है, एक नई चीज आ गई है सामने में। फिर साथ ही साथ में क्या देखते हैं, बहुत सारी चीजें, नोटबंदी जैसी चीजें आई हैं, तो नई नई चीजों का आकलन अवलोकन किया जा रहा है। उसी तरह से पॉलिटी की जब बात करते हैं तो एक सबसे बड़ी परंपरा में एक चीज सामने आ गई, एक सेडिशन है। सेडिशन एक एक्ट की बात कही जाती है कि राजद्रोह का मुकदमा है, और राजद्रोह का अगर कहा जा सकता है ये मुकदमा कब से शुरू होता है, इतिहास काल से है। इसे ब्रिटिश लोगों ने राजद्रोह की परंपरा को लाई थी और अभी भी ये चलन में है। तो ये करंट चीजें इससे जुड़ी हुई। फिर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, मॉनसूनल चेंज हो रहा है, अर्थक्वेक आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, डिजीज है, कंडीशंस है, उसका संबंध ज्योग्राफी से है। तो ये स्टैटिक के साथ में जो चीजें इसमें जुड़ती हैं उसमें इकोलॉजी इन्वायरमेंट का सेक्शन भी आता है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन भी आता है, लेकिन वो सब सेकेंडरी है। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी पे पूरी तरह से कमांड कर लिया, जो कि मेरी टीम द्वारा इस चीज को दिया जाएगा, तो यूपीएससी की प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता परीक्षा 100% सक्सीड की जा सकती है। और इसके लिए मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स है, एनालिसिस मैंने रखा है, ये 2014 से लेके 2020 तक का स्टैटिस्टिक्स है मेरे हमारे पास में, और जो आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या नजर आती है, वो है कि 2014 से लेकर करके 2020 तक के एनालिसिस को ले गया। एच का मतलब यहाँ पे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। अगर जब हम इसकी चर्चा करते हैं, 2014 की बात करते हैं, तो क्या देखते हैं, हिस्ट्री में 17 क्वेश्चन है, ये पूरा एनालिसिस शो कर रहा है। हिस्ट्री की बात होती, पॉलिटी में 11 क्वेश्चन है, ये पूरा एनालिसिस शो कर रहा है आपको, है ना। इस पूरे के पूरे एनालिसिस को जब हम देखते हैं 2020 तक को, तो 2020 में क्या देखते हैं, 20 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं किस चीज के, हिस्ट्री के हैं, 17 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी के हैं, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक के 10 क्वेश्चन है। इन पूरे के पूरे जब आंकड़ों का एनालिसिस के निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं तो सबसे खास बात क्या नजर आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या नजर आती है कि ये चारों मिलाकर के 2014 में 50 क्वेश्चंस थे, 2015 में 54 क्वेश्चन थे, 2016 में 47 क्वेश्चंस थे, 2017 में 51 क्वेश्चन थे, 2018 में 52 क्वेश्चन थे चारों मिलाकर के, 2019 में 60 क्वेश्चन थे, 2020 में 62 क्वेश्चन थे। अगर इस बार का रिजल्ट देखा जाता है तो जनरल का सिलेक्शन कितने मार्क्स पे कट ऑफ गया है, 98 मार्क्स। आप इमेजिन कीजिए कि अगर 98 नंबर पे कट ऑफ जा रहा है 100 से कम, इसका मतलब क्या है कि 50 से कम क्वेश्चंस जिसने करेक्ट किया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो वो श्योर शॉट इस स्पर्धा परीक्षा पीटी क्वालिफाई कर जाएगा या नहीं। और उसके लिए फिर सेकेंडरी हो जाता है इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड ऑल,
और यही नहीं, ये पूरा के पूरा स्टैटिस्टिक्स शो कर रहा है 7 साल का कि यहाँ पे क्या देखते हैं, 50 क्वेश्चन का मतलब है 100 मार्क्स, 54 क्वेश्चन का मतलब है 108 मार्क्स। ये देखते हैं 900 से कम है, 51 का मतलब हो जाता है 102 मार्क्स, 52 का मतलब 104 मार्क्स, 60 का मतलब 120 मार्क्स और 62 का मतलब 124 मार्क्स। आप इमेजिन कीजिए कि अगर इस 4 पिलर को आप अडॉप्ट करते हैं, इस पॉलिसी को, इस स्ट्रेटेजी को आप अडॉप्ट करते हैं, तो इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का शक शुबा संदेह नहीं कि इस प्रतिस्पर्धा परीक्षा प्रतियोगिता को, इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप किसी भी कंडीशन में कंपीट नहीं कर पाए। अब मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रेफर्ड ऑप्शनल पेपर है उसमें जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो इतिहास की बात की गई है। ये बहुत अच्छा पेपर माना जाता है। पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, ये सारे के सारे मार्क्स है। और अभी एक चीज और भी आया है, इसमें ऐड कर रहा हूं, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी भी एक सब्जेक्ट को इंडक्ट कर दें, क्योंकि प्रेजेंट ट्रेंड में एंथ्रोपोलॉजी से भी बच्चे काफी ज्यादा सक्सीड कर रहे हैं। उन चीज को लेने की भी मैं चर्चा करूंगा और इसके लिए मैं सेपरेट ऑर्गेनाइज करूंगा वर्कशॉप या वेबिनार, जिसमें बताऊंगा कि ऑप्शनल क्यों लें, काहे लें, कैसे लें और उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो। फिर क्या देखते हैं, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल पेपर है, आप गैजेटियर में भी देख लेंगे। एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, करीब करीब 23 ऑप्शनल पेपर है, एंथ्रो है, बॉटनी। यानी कहने का उद्देश्य क्या है, साइंस के पूरे ऑप्शनल हैं, ह्यूमैनिटीज के पूरे ऑप्शनल हैं, और कहा जा सकता है कि कॉमर्स के भी पूरे ऑप्शनल हैं। ये पूरे के पूरी लिस्ट ऑफ ऑप्शनल पेपर में है। तीसरी चीज, जो पर्सनालिटी टेस्ट की बात की जाती है, जो ये कोचिंग पैटर्न, जो एग्जामशाला में इस पैटर्न की जो तैयारी की जाएगी, इट विल बी ए रेगुलर फीचर टू यू। ये हमेशा एक रेगुलर फीचर होगा, 2 माह में या 2 माह के गैप पे बार बार ये चीजें होंगी, ताकि ये बिल्डअप पर्सनालिटी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से ही शुरू की जाए, ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपका एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप हो जाए, आपकी पर्सनालिटी भी विकसित हो, आपका पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट हो। अनदर थिंग, जो कोर्स का पैटर्न है, प्रोग्राम है, वो एग्जामशाला फाउंडेशन कोर्स है, 2 इयर्स प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स बना के चलाया जाता है, जिसमें कहा जा सकता है अंडर ग्रेजुएट बच्चे भी होते हैं और जो ग्रेजुएट है वो भी बच्चे होंगे। उसके लिए 1 ईयर प्रोग्राम भी अवेलेबल है। उसके बाद क्या देखते हैं, इंटेंसिव वीकेंड बैच स्पेशली उनके लिए है जो लोग किसी जॉब में इन्वॉल्व हैं या कोई और अदर एक्टिविटीज उनके लिए है। तो इसके बारे में डिटेल काउंसलर और भी डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। अब यहाँ पर एग्जामशाला का मॉड्यूलर प्रोग्राम भी है। इस मॉड्यूलर प्रोग्राम की विशेषता क्या है कि सपोज कोई इन्वॉल्व है किसी जॉब में, उसे हिस्ट्री का सेक्शन रिपीट करना है तो वो 30 घंटे का प्रोग्राम कर लेगा। कल्चर हेरिटेज करना है वो 20 आवर का होगा। पॉलिटी एंड गवर्नेंस अगर करना चाहता है वो 30 आवर्स का होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस को सेपरेटली चाहता है करना, उसके लिए तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि मॉड्यूलर प्रोग्राम भी आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने आप को कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जामशाला का ऑप्शनल मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों को। फीचर्स की बात कही गई है कि एक्सपीरियंस फैकल्टी, इसके बारे में मैं विशेष नहीं बताऊंगा। फैकल्टी की क्वालिटी, वे ऑफ टीचिंग, डिस्पेंसेशन होगा। हाँ, एक चीज की बात मैं जरूर करूंगा कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी आपको एग्जामशाला, दैट इज यूनिक पार्ट ऑफ दैट, जिसमें मॉक टेस्ट से लेकर सारी चीजें पूरी तरह से उपलब्ध होंगी। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सारी चीजें हैं, इसके सेंटर हर जगह, और ये फैकल्टी है खास कर करके ये देख रहे हैं इसके जहाँ, ये इंडिया फिल्म के सबसे मेजर फैकल्टी हैं, नरेंद्र शर्मा हैं। ये उज्ज्वल जी काफी लंबी फैकल्टी है, काफी लंबे समय से इनका अनुभव रहा है। फिर ये फैकल्टी करंट अफेयर्स के हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी के साथ मैं अब ये कहना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोगों को कहीं पे कोई भी डाउट रहा हो, 1 by 1 प्लीज आस्क टू मी, आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर एंड डिलीवर माई बेस्ट पार्ट ऑफ दैट। और इसके लिए मैं आप सबों को, आपके मैनेजमेंट को, आपके सिस्टम को, एग्जामशाला को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, ताकि उन्होंने टाइमली सपोर्ट सिस्टम से योगदान दिया और उनका ये योगदान हमेशा चलता रहेगा। तो मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा पूरे भारत के बच्चे लाभान्वित होंगे। और जो दिल्ली की टॉप फैकल्टी है, जिनका अपना एक अलग स्वरूप है, जिनका एक अलग पढ़ाने का तरीका है, और वो सबसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में अपना कंट्रीब्यूशन दे चुकी हैं, काफी योगदान रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अब आपका सेशन शुरू होता है।
खास करके इंटरेक्टिव सेशंस का। जिसके कोई डाउट हो प्लीज आप हमसे पूछें, मैं आपका जवाब दूंगा। प्लीज go with that. Himanshu ji, please coordinate the team over there. Are they in a position to learn it or not? मैं मैसेज दूं? Thanks a lot. हेलो, आप देखिए, आप बोलिए। अगर बोलने में कहीं डिस्टरबेंस नहीं होगी तब नो इश्यू। बोलने में बच्चे ज्यादा इंटरेक्ट होंगे ना, है ना। लैंग्वेज में टाइम भी लगेगा, देख लीजिए। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ। हाँ, प्लीज ट्राई टू आस्क वर्बली। आप वोकल में पूछिए आप हमसे, तो ज्यादा वो चीज आप तक पहुंच पाएगी, है ना। आप पूछ लीजिए वन बाय वन, प्लीज प्लीज। प्लीज आस्क। प्लीज आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। हिंदी में पूछिए, नो इश्यू। इंग्लिश में भी पूछिए, नो इश्यू। हेलो, हाँ, क्या पूछ रहे हैं? हेलो, हाँ हाँ, बताइए। देखिए, राइटिंग स्किल्स के इम्प्रूव करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा तरीका, बेस्ट तरीका क्या है कि पहले आप हर एक चीज को समझें, आप अंडरस्टैंड करें। हर एक शब्द का मीनिंग आप जरूर जानें। अगर हर एक शब्द का मीनिंग आप जानेंगे, उसको समझेंगे, तो अपनी अभिव्यक्ति को आप व्यक्त कर पाएंगे। उसका सबसे बेस्ट तरीका है अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज को अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं, आपकी सोचने की भाषा हिंदी है या फिर गुजराती है, तो गुजराती में सोचने के बाद लिखें। और लिखने के लिए वो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको रिवीजन और प्रैक्टिस में किए जाएंगे कि कम शब्दों में कैसे लिखें, ज्यादा शब्दों में कैसे लिखें, और शब्दों के ऊपर नियंत्रण कैसे करें। इस चीज को अगेन एंड अगेन रिपीटेशन में बताया जाएगा। एक्सरसाइज के रूप में वो चीज को बताया जाएगा। एक्सरसाइज का मतलब है कि बार बार आपके वीकली टेस्ट होंगे या फोर्टनाइटली टेस्ट होंगे, उसमें इवेल्युएशन करके बताया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका राइटिंग स्किल ही डेवलप नहीं करना है, हमें लिमिटेड वर्ड के अंदर में डेवलप करना है। आपके राइटिंग स्किल को लिमिटेड वर्ड के अंदर भी डेवलप करना है। तो इन सब चीजों के लिए प्रैक्टिस कराया जाएगा और टाइम टू टाइम सेशंस भी दिए जाएंगे, ताकि आपका राइटिंग स्किल डेवलप हो सके। एनीवन एल्स? क्या 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 क्या? हेलो, देखिए, एक चीज मिश्रा जी मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दूं, ये सिलेक्शन होना पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। पूरी तरह से आप निर्भर करता है। आप खाना महाराष्ट्र में खाइए या खाना दिल्ली में खाइए, अगर वो भोजन स्वादिष्ट है और फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, तो आप दोनों जगह हेल्दी रह सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके मानसिकता पे, आपके एटीट्यूड पे, और ये डिपेंड करता है कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट कैसा दिया जा रहा है। क्योंकि इन्वायरमेंट एक मैटर करता है। सेम इन्वायरमेंट, अगर सेम फैकल्टी अगर आपको गुजरात में
मोटिवेट कर रही है और कह सकते हैं एडुकेट कर रही है, तो आपको बहुत फायदा वहां पे होगा, नो डाउट, नो डाउट। एनीवन एल्स, कोई और? हाँ, हाउ टू चूज ऑप्शनल पे एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होगा, और उस सेशन में हर एक पॉइंट को आप डिस्कस कीजिएगा, और बिल्कुल नहीं घबराना है कि 30 मिनट का होगा, 1 घंटा का होगा, 2 घंटा का होगा, क्योंकि उस वो आपका ये मान के चलिए कि फर्स्ट और लास्ट सेशन होगा, आपको सब कुछ समझना होगा उसमें। मैं कोशिश करके सब कुछ बता दूंगा कि ऑप्शनल क्यों चुने, कैसे चुने, और ऑप्शनल का पर्पस क्या होगा। वो एक सेशन होगा, अनाउंस कर देंगे एग्जामशाला के प्लेटफॉर्म से कि किस डेट को होगा, मैं डिस्कस कर दूंगा, नो इशू। आप हिंदी में लिखें, गुजराती में लिखें, किस में लिखें, ये भी मैं डिस्कस कर दूंगा। हाँ, बताइए। इसका जवाब मैं ये देना चाहूंगा, आप नोट भी कर लेना, बच्चे नोट भी कर लेना। मैं एनसीईआरटी इसलिए कह रहा हूं, एनसीईआरटी नेशनल लेवल की एक पैरामीटर स्टैंडर्ड तय की गई। एनसीईआरटी का डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी एनसीईआरटी का डेटा है। अगर एनसीईआरटी में आई हुई चीजों को आप लिखेंगे तो स्टैंडर्ड माना जाएगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया कंपटीशन है। स्टेट की जब बात आप करते हैं तो स्टेट की जो बहुत सारी किताबें हैं वो स्टेट के लेवरेज को, स्टेट के लेवल की चीजों को दर्शाया गया है, इसलिए मैं उस पर रिलायबल नहीं करूंगा, क्योंकि आपको ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है। इसलिए एनसीईआरटी को आप लेकर के चले, दैट इज स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म। देखिए, ये जो सभी शेड्यूल के लिए मैनेज करने की बात है, ये प्रैक्टिकली जब मैं वर्कशॉप वहां पे करूंगा 1 to 1, क्योंकि हर आदमी का फिजिकल कैपेसिटी अलग है, हर आदमी का मेंटल कैपेसिटी अलग है, हर लोगों की स्कूलिंग अलग तरीके से हुई है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन आदमी कैसे तैयार कर। मैं एक ही चीज यूनिफॉर्म कर सकता हूं, वो यह कह सकता हूं कि जो इस बार यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं उनको 10 घंटा पढ़ना होगा, 5 घंटा मॉर्निंग, 5 घंटा इवनिंग। जो बच्चे प्रिपरेशन के मूड में आए हैं उनको डेली कम से कम 6 आवर स्पेंड करने होंगे, 3 घंटा मॉर्निंग, 3 घंटा इवनिंग। ये डिपेंड करता है उनकी मेंटल कैपेसिटी पे, मेंटल कैपेबिलिटी पे, या फिर उनके घर का जो माहौल है उस पर डिपेंड करना है। तो अभी इस समय मैं सिर्फ एक 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 कॉमन यूनिफॉर्म पैटर्न दे सकता हूं, लेकिन जब मैं वर्कशॉप करूंगा, उनसे बात करूंगा, तो उनको एक अलग एडवाइस करूंगा, उनका एक अलग डायरी तैयार करूंगा, उस पैटर्न पे वो काम करें। क्योंकि किसी आदमी की रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत फास्ट होती है, किसी की स्लो होती है, कोई आदमी लिख के पढ़ता है, कोई आदमी नॉवेल। तो उस पूरे पैटर्न को पर्सनल काउंसलिंग लेवल पे इस चीज को ठीक किया जा सकता है। लेकिन अभी के कंडीशन में सिर्फ एक चीज मैं जनरल बता सकता हूं कि इतना वक्त जरूर देना चाहिए यूपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, दैट इज द पॉइंट। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से हिंदुस्तान में कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है। और मैं क्यों, सुन लें, इस चीज को बहुत अच्छे से लिखने को भी कहिएगा। एनसीईआरटी में इसलिए कह रहा हूं, जो सबसे पहला पॉइंट लिखो बच्चों, कि व्हाई आई एम सजेस्टिंग फॉर द एनसीईआरटी, द पॉइंट नंबर 1 यू शुड हैव टू
Write it down to point number 1 is that class 6 standard book is according to the mental makeup of your education system. यानी आपके छठे क्लास में जो वोकेबलरी शब्द और शब्द की जो संरचना लिखी जाती है उसी के हिसाब से वहां पे शब्द संरचना लिखी गई है ताकि आप उसको समझ सको। 7वीं क्लास जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है, आपकी सोच प्रोसेस बढ़ती है, आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है, तो फिर उसमें बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग होता है, बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग होता है। जब आप 7वें 8वें में जाते हो तो संरचना और भी बढ़ती चली जाती है। इस तरह से शब्द का लेवल बढ़ता है, सेंटेंस का लेवल बढ़ता है, कंटेंट का लेवल बढ़ता है, जार्गन का लेवल बढ़ता है, एप्लीकेशन का लेवल बढ़ता है और फाइनली एक थॉट प्रोसेस 12वीं क्लास तक आते आते एक थॉट प्रोसेस आ जाता है जो ग्रेजुएशन के लड़कों के मेंटल लेवल की चीज चाहिए। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का ये मैकेनिज्म है, इसलिए कहा जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी। नहीं, मैं बता रहा हूं, ये चीज अभी नहीं होगी, ये चीज उस दिन डेवलप कर जाएगी। जैसे डिस्कस, एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। किसी भी चीज में आप कहते हैं डिस्कस वही आदमी कर सकता है। डिस्कस का मतलब है किसी समस्या में पड़ा है कोई आदमी, कोई एक प्रॉब्लम आपके सामने में आया है, 2 आदमी मिल करके उसको रिजॉल्व करता है। डिस्कस किसी एक आदमी के साथ नहीं होता। तो एक टॉपिक पे आपकी 2 थॉट प्रोसेस होनी चाहिए और फाइनली कंक्लूजन होगा। तो ये चीजें तब डेवलप करेगी जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाएगी। ये तुरंत डेवलप नहीं होगा। जैसे जैसे आपकी सोच विकसित होगी तभी डिस्कस कर सकते हैं। जब आपकी सोच डेवलप हो जाएगी तो आप कमेंट भी लिख दीजिएगा। कमेंट क्या है? कमेंट वही कर सकता है। आप देखते हैं फिल्म पे रिव्यू लिखा जाता है, कमेंट लिखा जाता है, क्यों? जब आपको फिल्म की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तभी आप कमेंट कर सकते हैं, तभी रिव्यू लिख सकते हैं। तो ये आपके नॉलेज को शो करता है कि आप कितना परिपक्व हो चुके हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप कर चुकी है। या फिर जैसे मैंने एक सवाल किया था ना, गांधी जी को फादर ऑफ नेशन क्यों कहते हैं? तो वो आदमी बहुत अच्छा लिखेगा जो आदमी पूरा एनसीईआरटी पढ़ चुका है, ग्रेजुएशन कर चुका है। जो अभी छोटा बच्चा है वो क्या जवाब देगा? जो छठी की किताब पढ़ा है वो क्या जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो दैट इज द पॉइंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है यूपीएससी का, जिस चीज पे स्पेशल ध्यान दिया जाए। इज इट क्लियर? ठीक है ना? तो चलिए, मैनी मैनी थैंक्स मेरी तरफ से सबों को, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया पेशेंसली सुनने के लिए। और मैं हमेशा एग्जामशाला के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की सेवा में हाजिर रहूंगा। आप बिल्कुल कनेक्ट रहिए, खास करके शुक्ला जी जो ऑर्गेनाइजर हैं। और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द मैनेजमेंट, द डायरेक्टर एंड ऑल द टीम members over there that we have organized this program successfully. In future again this kind of program will be delivered online एंड ऑफलाइन इज ए मैंडेटरी पार्ट ऑफ दैट। और आगे चल करके हम लोग ऑफलाइन भी करेंगे तो बच्चों का इंटरेक्टिव सेशन होगा ना। सो हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस संडे। थैंक यू वेरी मच।